The successful ones amongst us are those who know कि यार when to stop, reassess, and if they need to change direction, they change direction. 2023 के अंदर आपकी इंटरनेट पेनिट्रेशन ऑलमोस्ट 38% जो कि 400% आपकी इंक्रीज हो गई है. आपकी अनबैंक जो पॉपुलेशन स्टिल 80% है, वो 20% इंक्रीज हुई है. बाहर वाली देखिए फिनटेक्स जरूर वो अपने साथ एक्सपीरियंस लेके आती हैं, प्रूवन प्रोडक्ट्स लेके आती हैं. लोकल जो फिनटेक्स हैं उनका फायदा ये है कि वो इस जगह को समझती हैं कि लोग कहते थे अच्छा पहला साल लॉस, दूसरा साल लॉस, तीसरा साल लॉस, चौथे साल मिराक्युलसली ना आप प्रॉफिट में चले जाएंगे. इन्वेस्टर जो है वो कैपिटल वैसे नहीं डालता विदाउट वेरी स्ट्रॉन्ग मेट्रिक्स अटैच्ड टू इट. आपकी इतनी बड़ी इकोनॉमी इस वक्त कैश पर मूव कर रही है. आई थिंक फिनटेक्स के लिए अगर वो स्पेशलाइज करती हैं बहुत स्पेस है. मल्टीपल पेमेंट ऑप्शंस अवेलेबल हैं, लेकिन ई कॉमर्स जो है वो डोमिनेटेड है बाय कैश ऑन डिलीवरी. Assalamu alaikum to all people inside Pakistan and outside the country. You're watching our podcast by Startup Pakistan and this is your host Sohaib Siddiqui. ख्वातीन और हज़रात, आज जिस मेहमान ने हमें ज्वाइन किया फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम वी वर ट्राइंग टू कनेक्ट विद हिम, लेकिन हमें टाई अप नहीं हो पा रहा था. फाइनली वी कॉट अप हिम हियर. और इनकी पर्सनैलिटी के द थिंग विच आई फाउंड वेरी अस्टाउंडिंग कि इफ़ यू लुक एट हिज सोशल मीडिया प्रोफाइल देन ही इज़ ऑल ओवर द प्लेसेस. कभी वो फ्लाइंग कर रहे हैं, कभी स्कूबा डाइविंग कर रहे हैं, कभी हॉर्स राइडिंग कर रहे हैं. सो इज़ अ मैन फुल ऑफ एक्सपीरियंस. सेकेंडली इनका जो प्रोफेशनल जर्नी है विच इज़ वेरी यूनिक, क्योंकि इन्होंने एक इमर्जिंग मार्केट के अंदर काम किया हुआ ऑन फिनटेक एंड माइक्रो इंश्योरेंस के अंदर अफ्रीकन लैंडस्केप के पर. एंड देन ही मूव टू पाकिस्तान, जहाँ पे इन्होंने डिफरेंट कंपनीज को की साउथ एशिया मार्केट को लीड किया. करेंटली एक कमर्शियल बैंक के अंदर एग्जीक्यूटिव वाइस प्रेसिडेंट है जनाब तुगरल तुराब अली. सर, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग पार्ट ऑफ आवर शो. Thank you, Ji. Thank you very much for अच्छा inviting me. तुगरल भाई, to begin the conversation, I would like to understand your childhood, your early education. What made you तुगरल? Like आज हम तुगरल देखते हैं बड़ा कॉन्फिडेंट है, सारे काम कर रहा है, ठीक है, कुछ छोड़ा नहीं उसने, किताबें वो पढ़ता है, थिएटर वो करता है. तो इनिशियली चाइल्डहुड के अंदर वो क्या तुगरल था एंड डिड यू इवॉल्व ऑफ द टाइम या स्टार्ट से आपकी पर्सनैलिटी बड़ी एनर्जेटिक और आउटगोइंग थी? Actually, a very good questions to start off with. And my childhood was a very shy and reserved one. मैं बचपन से ही जो है वो I used to keep to myself. दोस्त बहुत कम थे. स्कूल में भी अकेला ही फिर रहा होता था रिसेस में, और अपने तक ही रहता था, ज़्यादा बोलता नहीं था. तो I think the big change in my life came जब मैं Aitchison कॉलेज में था और मैंने पहली दफ़ा ज़िंदगी में ठोकर खाई, और बहुत बुरी. वो ये कि मेरा रिजल्ट बहुत बुरा आ गया. ये HSC 1 की बात है. So I was 17. And I remember the two significant things happened. One, I came back from the first ever time that I had gone into the mountains. वो एक HSN की एक ट्रिप थी, समर ट्रिप. कोई तकरीबन 25 दिन का ट्रैक था. वो मिनीमर्ग, बुर्जिल, कामरा किधर घुमा घुमा के हमें वापस लेके आए. एंड और उसी साल जो है ना ये एक सानिया हो गया. तो मेरे लिए ना ये बहुत बड़ा एक इट वाज अ शॉक कि यार मेरा रिजल्ट इतना बुरा है. अच्छा, उससे एक रिबेलियन स्टार्ट हुआ. बिकॉज आई वाज लाइक आई हैड बीन ऑलवेज दिस शाय विड्रॉन बॉय सिटिंग एट द बैक ऑफ द क्लास, नॉट एवर पार्टिसिपेटिंग, सेइंग एनीथिंग. एकदम से मैंने कहा कि नहीं, नाउ आई एम गोइंग टू बी रिबेलियस एंड बैड बॉय. बैड बॉय क्या बनना था वो, खैर इतना था कि फिर एकदम से आई थ्रू माई सेल्फ इन टू स्पोर्ट्स एंड became more outgoing. GIK में चला गया पढ़ने के लिए, और GIK में जाके मैं डिबेटर बन गया. हालांकि मुझे बिल्कुल नफरत थी ऑफ मेकिंग स्पीचेस और स्पीकिंग इन फ्रंट ऑफ पीपल, बट वो ज़बरदस्ती अपने आप को फेंक के उसके अंदर आई बिकेम ए नेशनल डिबेटर, देन वन मैनी टाइटल्स व्हाइल आई वाज इन GIK. आई बिकेम द प्रेसिडेंट ऑफ द क्लब. तो बस दैट वाज द एवोल्यूशन. And over time, I then got involved in theater as well, which was also something that GI में coincidentally उन्होंने कहा कि भाई तुम speeches कर लेते हो और अंग्रेजी बोल लेते हो, तो आओ ये भी try कर लो. तो पता नहीं, वो एक बड़ा अच्छा मेरा दोस्त था. He was the gold medalist of our batch, राफिक अजानी. तो उसने मुझे खींच लिया उसके अंदर, and he said कि भाई आप just do this with me. तो वो मैंने किया, and that also added a new flavor to my training. And it became such a passion at one point कि जब eventually when I graduated and मैं नौकरी करने के लिए पेरिस गया हुआ था. तो the 2.5 years that I was working as a software engineer in Paris, I was actually learning theater on the side. So I used to go to acting school on Saturdays.
And so that just, I think, kept adding to the person that I was becoming. अच्छा, बड़ा आपने वेल समराइज कर दिया भाई कि पर्सनैलिटी कैसे इवॉल्व हुई है. थोड़ा सा पीछे लेके जाता हूँ. हम एक चीज़ देखते हैं बड़ी कॉमन होती है एचिसोनियन के अंदर, यार उनकी पर्सनैलिटी बड़ी वेल राउंडेड होती है. तो व्हाट एग्जैक्टली डू दे डू डिफरेंट इन देयर स्टूडेंट्स? कि हम देखें इमरान खान भी वहाँ से आए हुए, इवन नॉर्मल भी बच्चा वहाँ से उठा लेना, एक ही इज़ वेल स्पोकन. तो वो क्या डिफरेंट कर रहे होते हैं एचिसन के अंदर? So I don't know if it's still the same. मैं अपने वक्त का अगर आपको बताऊं तो हमारे लिए एचिसन जो है वो एक काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ आपको प्रोवाइड करता है टू ग्रूम योर पर्सनालिटी. और वो आता है नॉट इन द फॉर्म ऑफ व्हाट यू डूइंग इन द क्लास, बट एक्चुअली व्हाट यू आर आस्क्ड टू डू आउटसाइड. तो हमारे लिए स्पोर्ट्स, फॉर एग्जाम्पल, एक्स्ट्रा करिकुलर कंपल्सरी थी. सो यू हैड टू टर्न अप एट 3 o'clock इन द आफ्टरनून आफ्टर यू वुड गो होम फ्रॉम स्कूल. आप चेंज करते थे, खाना शाना खाते थे, एंड देन यू वुड हैव टू कम बैक फॉर अ स्पोर्ट्स डे. और वो एटलीस्ट ट्वाइस अ वीक इट वॉज कंपल्सरी. फिर हॉर्स राइडिंग जो थी वो कंपल्सरी थी टिल आई थिंक द 10th grade और सो. सो उसमें होता क्या था कि आप स्पोर्ट्स खेल खेल के you would learn, of course, anybody who's played sports knows that you encounter failures, and those failures were what used to teach us to get up. So literally, the first time I fell off a horse, तो मेरा तो ख्याल था खैर चलो हो गया, वो राइडिंग स्कूल के अंदर ही वो एकदम से सैडल ब्रोक एंड आई फेल ऑफ द हॉर्स. एंड आई गॉट राइट बैक अप, और वो घोड़े को पकड़ा, बिकॉज सारे लोग हंसना शुरू हो गए. तो वो आपका इधर वो ईगो होता है, प्राइड होती है. तो मैंने कहा कि नहीं, ये तो नहीं हो सकता. तो आई वेंट एंड कॉट द हॉर्स एंड गॉट बैक ऑन एंड कंटिन्यू टू राइड. तो 2 दिन बाद मेरे जो वो उस्ताद थे वहाँ के, उन्होंने कहीं मुझे पकड़ लिया. तो उन्होंने कहा कि यार सुना है कि तुम गिरे थे. तो मैंने कहा कि जी. तो ही सेड के मुबारक हो, नाउ यू आर अ हॉर्समैन. तो वहाँ पर जो कॉन्सेप्ट था वो यही था कि until you've tasted failure, you haven't really become the person that you need to become. So through, I think, that kind of exposure and grooming, Aitchisonians typically become more and more well-rounded because you just end up experiencing a lot of stuff. और एक ये चीज़ होती है ना कि हम पेरेंट्स अपने बच्चों को फेल होना सिखाते नहीं है. जब उनका रिजल्ट ख़राब आता है ना तो बड़ा बुरा बिहेव करते हैं घर में आके, यार ये क्या हो गया, मैं तो उसके लिए बना नहीं था. तो वो जो एक्सेप्ट करके, जो बच्चा मैट्रिक एफएससी तक कुछ ने फेलियर से एक्सेप्ट नहीं किया, या तो उसको सिखाया नहीं किया यार पार्ट ऑफ लाइफ है, ये होगा तब जाके सक्सेसफुल आप बनोगे. तो वो जब जाके ना कॉर्पोरेट लाइफ के अंदर चीज़ें हिट करती हैं ना, तो बंदा फिर वो मेंटल स्ट्रेस, वो चीज़ें स्टार्ट हो जाती हैं. बिल्कुल. और ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है बिकॉज देखें, यूनिवर्सिटी कॉलेज, दिस इज़ वेरी प्रोटेक्टेड लाइफ. इसके अंदर आपको बड़ा इंसुलेटेड, एवरीथिंग इज़ डिफाइंड वेरी क्लियरली इन योर इकोसिस्टम. जब आप आते हैं कॉर्पोरेट लाइफ में या प्रैक्टिकल लाइफ में, इट डजंट हैव टू बी कॉर्पोरेट, things are not so clearly defined. There are lots of gray areas. New things will keep coming at you, new kinds of challenges. Failure is unavoidable. आप जितने बड़े मतलब आप एफिशिएंट और अच्छे स्टूडेंट थे, टॉप जीपीए लेके आप फिरते थे, but once you come into real life, आपको रियलाइज होता है कि यार there are so many things outside my control that I cannot prevent failure. और फिर वहाँ पर आके वो लोग जिन्होंने फेलियर को डील करना नहीं सीखा होता, वो वहाँ पर बड़ा सफ़र करते हैं. ये I was in MIT and MIT में I think you may or may not know, but suicide rate बहुत high है of students. So there's a reason for it, and it's not just MIT. All the top competitive universities, वहाँ पर suicides बहुत होती हैं students की. The reason for that is कि ये जो top universities हैं, ये best students across the globe उनको pick करती हैं. अब वो जो best students हैं, वो अपनी अपनी universities में top थे. राइट. सारे अपने करियर में वो टॉप रहे, 1-2 उनकी पोजीशन होती. वो सेकंड पर आते थे तो वो रोते थे बैठ के. Now they come to a place like MIT where everybody is outstanding, and now they're average. Because outstanding is average over here. And suddenly they come across failure and being average, and they're not able to handle that pressure. And they're not. So usme phir ye hota hai ki some people unfortunately take an extreme step. And so I think, the earlier we come across failure, we learn how to deal with it, we realize it's just a part of life, the better it is for us in the long run.
और आपका जो है ना फेलियर का टाइम होता है उसमें आपका कैरेक्टर बिल्ड हो रहा होता है कि आपने डील कैसे करना है, और आपको जो चीज़ है ना, लेट्स से कि यू आर परसुइंग टू गेट अ गुड जॉब, लेट्स से श्लम्बरचर के अंदर आप जाना चाहते हो, और लेट्स से आप ट्राई करो 1 साल 2 साल 3 साल, आपका नहीं हो रहा, आप टूट जाते हो, राइट? ऐसे लोग मैंने देखे हुए हैं। अब उस टाइम के ऊपर खुद को समझाना, ठीक है श्लम्बर्जर एक चीज़ है, लेकिन मैं व्हाट आई कैन डू मैक्सिमम, मेरे हाथ में कंट्रोल वेरिएबल्स क्या हैं, एफर्ट डालना, नेटवर्किंग करना, मैं वो कर रहा हूँ, उसके बाद भी चीज़ें नहीं हो रही, ठीक है, उस टाइम पे लेट गो करना ना आपको आना चाहिए मेरे ख्याल से। What a beautiful point. I completely agree with you. This is one of probably the toughest things to learn. अच्छा, मैं आपको इसके एक पैरेलल बताता हूँ माउंटेनियरिंग से. So जब मैं माउंटेनियरिंग सीख रहा था, आइस क्लाइंबिंग सीख रहा था, तो मेरा जो कोच, his name is Abdul Joshi, उन्होंने मुझे सिखाई आइस क्लाइंबिंग. तो I remember something he said to me during that training. He said, a mountaineer is not one who makes it to the summit. A mountaineer is one who knows when to turn back. So that point of yours, letting go, you need to know when to let go. Try करें, give it your best, but don't burn yourself out. Realize कि यार अच्छा एक हद तक ही आप जा सकते हैं और फिर वहां से मुड़ जाए वापस, कहीं कुछ और कर लें. और ये जो ability है ना to let go and pivot, that comes in handy in business as well. बिकॉज बिजनेस में भी आप अपने ईगोज नहीं इन्वॉल्व कर सकते. यू नीड टू नो कि अच्छा आपने एक बिजनेस प्लान लेके चले थे, या आपने स्टार्टअप एक लॉन्च किया, बेस्ट ऑफ अजम्पशंस यू सेट फॉरवर्ड, आपने बिजनेस एक क्रिएट किया, नहीं चला फॉर सम रीजन. अभी एक खास पॉइंट आता है जहां पर आप, ठीक है, अगर आप ढीठ होना चाहते हैं तो आप लगे रहें जब तक आप यू बर्न योरसेल्फ आउट एंड फेलियर कंप्लीट हो जाता है, एब्सोल्यूट हो जाता है. या फिर आप बीच में रीअसेस करते हैं और फिर पिवट करते हैं. वो रीअसेस करने की जो जो कैपेबिलिटी है वो हर बंदे के अंदर नहीं है. एंड आई थिंक द सक्सेसफुल वंस अमंगस्ट अस आर दोज हु नो कि यार व्हेन टू स्टॉप, रीअसेस, एंड इफ दे नीड टू चेंज डायरेक्शन, दे चेंज डायरेक्शन. एट द सेम टाइम ना, लेट्स से आप रीअसेस तो कर तो रहे हो, लेट्स से कि आप को अचीव करना था, आपने हॉर्स राइडिंग सीखनी थी, ठीक है, आप नहीं सीख पा रहे, ठीक है, आप बार बार उससे गिर रहे हो घोड़े से जाके, आपने बहुत टाइम लगा दिया हुआ, ठीक है. अब उस चीज़ की इंपॉर्टेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट. आप अगर सीख लोगे, चलाने लग जाओगे, तब क्या होगा, नहीं चला पाते तब क्या होगा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है. क्योंकि अगर एक चीज़ है, आप 3 साल के एफर्ट डाल रहे हो, उसके बाद आप एक्वायर कर भी लेते हो, उसके बाद आपका क्या एटीट्यूड और वो किस तरह का होगा इंसान ना, कि लेट से कि मैंने कर लिया और वो बंदा बड़ा फन्ने खान बन के फिर रहा है, वो चीज़ नहीं. आपको एक म्याना रवि के अंदर आना पड़ेगा. अगर वो चीज़ आ भी जाए तब भी, ना आए तब भी, तो वो इज वेरी इंपॉर्टेंट टू लर्न इन अ लाइफ. बिल्कुल. अच्छा, टू गेट बैक, आप एचिसन से जीआईके चले गए. जीआईके में थोड़ा बताएं कि थॉट प्रोसेस टू चूज जीआईके, क्योंकि आप अर्ली बैचेस के अंदर में से हैं, और मेजर्स आप पे क्या था? बिल्कुल जी, मैं थर्ड बैच में था. आई जॉइन जीआईके इन 1995 और आई वाज पार्ट ऑफ द कंप्यूटर साइंसेस फैकल्टी. तो कंप्यूटर साइंसेस वाज जस्ट अ कोइंसिडेंस. वो बेसिकली एंट्रेंस एग्जाम होता था, उसके बाद दे वुड प्लेस यू अकॉर्डिंग टू मेरिट. तो आई थिंक सीएस का सेकंड मेरिट था. तो जो बिल्कुल जो टॉप के 25 थे, दे वर पुट इन इलेक्ट्रॉनिक्स. उसके नीचे जो थे उनको सीएस में डाला. फिर देन आई थिंक द अदर फैकल्टीज, सी मैकेनिकल थी, एमएमई थी और ईएस था. तो देयर वर 5 और 6 फैकल्टीज जिसके अंदर लोगों को डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ था. तो आई एंडेड अप इन सीएस. उस वक्त कोई कॉन्सेप्ट नहीं था मुझे कंप्यूटर साइंसेस का. गेम्स खेली हुई थी कंप्यूटर्स पे, वो भी नई चीज़ थी उस वक्त. लेकिन बियॉन्ड दैट, क्या, what can be the future with computer sciences? This is 1995. I didn't have a clue. So even while we were studying, I think the first, I remember email इंट्रोड्यूस हुई जीआईके कैंपस पे. नेटवर्किंग, मुझे याद है कि मेरे बैच के लड़के थे, वो हॉस्टल 3 में हम होते थे. तो हॉस्टल 3, वो एक दिन हम आए तो हमने देखा कि वो हमारी बैच के लड़के हैं, वो नीचे कुर्सियां लगा के दीवार पर ना कील ठोक रहे हैं और वो तारें लगा रहे थे. वो थी नेटवर्क की वायर्स. तो द फर्स्ट नेटवर्किंग दैट हैपेंड इन हॉस्टल 3 वाज एक्चुअली डन बाय आवर ओन बैच. उन्होंने वो कहा कि जी अच्छा, ये कुछ लोगों को पता था कि उस वक्त किस तरह करते हैं. तो खैर दे सेट अप द नेटवर्क. फिर हमें इंटरनेट, फिर इंटरनेट, फिर ईमेल, फिर उसके बाद जो उसका यूजेज हुआ मैक्सिमम, वो बेसिकली था टू प्ले डूम एंड स्टारक्राफ्ट. वो उस पर सारी रात जो है पूरा बैच बैठा होता था. वी यूज्ड टू स्टार्ट प्लेइंग गेम्स एट लाइक मिडनाइट, एंड सुबह 8 बजे रैप अप करके नाश्ता किया और सो गए. और लेक्चर पहला होता था 8 बजे. So I mean that's how we experienced. But now I look back at that time and now, and I see how much the world has changed. Computer sciences एक वक्त पर accepted faculty होती थी.
But I think now it's becoming very quickly the kind of a mother science. इट्स अ इंटीग्रल पार्ट ऑफ एवरी अदर थिंग. बिल्कुल, अच्छा, एक absolutely. चीज़ आपने मेंशन की कि वहाँ पे ईमेल आया था. ईमेल से पहले फिर आई एम क्यूरियस टू नो कि पहले कम्युनिकेशन का मोड क्या था? Communication ka mode, like if we were communicating with the outside world, it was this. नहीं, विद इन द जेआईके लेट्स से, क्योंकि ईमेल तो है नहीं, मतलब There इट्स अ was, वेरी इंटरेस्टिंग थॉट. there was लेट्स no से mobile phone there. I mean, email नहीं होती थी क्योंकि remember there were no smartphones, so there were no desktops. एंड क्लासेस वगैरह के लिए भाई नोटिस बोर्ड में जाके चेक करना. और बिल्कुल बिल्कुल. It was paper and pencil and notepads, and that's the kind of world it was in 1995. somehow मेरे ख्याल से वो ठीक भी है, क्योंकि आपका फोकस रहता है, क्योंकि आप किताबें पढ़ते हो, खुद चीज़ें लिखते हो. अभी जाके मोबाइल की चीज़ें आ गई और आपका फोकस जो है ना बड़ा कम हो चुका है आपका. No, honestly, I can't imagine I mean, living in a place like GIK for 4 years without any of these distractions which we have today. I don't know, मुझे अब समझ नहीं आती कि हम करते क्या थे. But somehow those years flew by, and I think जिस वक्त हम graduate कर रहे थे, I don't remember anybody who was not feeling sad. All of us were feeling कि, we are leaving a part of us behind. वो अब भी मैं कैंपस वापस जाता हूँ तो आई मीट ऑल दीज न्यू बैचेस व्हिच हैव कम इन, और वही फीलिंग होती है. उसी तरह उनको मैं देखता हूँ, they've got the same dreams, aspirations, fears, and I think back to my own time. मुझे लगता है कि शायद हमारे उस वक्त ज़रा ज़्यादा सिंपल था. अच्छा, फ्रॉम द क्वालिटी परस्पेक्टिव जीआईके एक बड़ी, एक रिनाउंड और प्रेस्टीज किस्म इंस्टीट्यूट है, और वी हैव वर्ड के वहाँ पे प्रोफेसर कदीर भी लेक्चरर प्रोफेसर थे वहाँ पे. तो आपके बैचेस में मेरे ख्याल से ही यूज्ड टू बी देयर. He was not at that time delivering lectures. मैं 95 में था तो उस वक्त तो नहीं थे वो. But we had some of the best faculty globally. बाहर से भी आई हुई थी. There were professors who had come from Europe, from the US. Some of the courses were delivered by them. So that was an amazing experience. आई स्टिल रिमेंबर रशियन टीचर थे हमारे, वो थ्योरम को ज्यूरम, और उनको समझना बड़ा मुश्किल था. वो टाइम हमें याद है मुझे. No, but they were, I mean, amazing faculty. हाँ, फ्रॉम देयर वर्ड परस्पेक्टिव, चीज़ को जिस तरह से कॉम्प्रीहेंड करना और समझाना ना, वो एक अलग आर्ट था, जो कि पाकिस्तानी टीचर्स भी दे आर गुड, लेकिन उनका एक जो एंगल था ना फ्रॉम द एप्लीकेशन परस्पेक्टिव, वो डिफरेंट होता था. बिल्कुल. क्योंकि पाकिस्तानी इज मोर ओरिएंटेड टुवर्ड्स यार प्रॉब्लम सॉल्व कर लो. उनको भी नॉलेज था, लेकिन उनका शायद मेरे ख्याल से बाय डिफॉल्ट प्रोग्रामिंग ऐसी हुई थी कि फोकस नहीं करते थे. वो बैठ के अच्छा उस फॉल्ट के अंदर यार ये वाला सर्किट आ रहा है तो उसकी चीज़ एप्लीकेशन यहाँ पे बनता है, वो बंदा कनेक्ट करवाता था बैठ के. अच्छा, फिर जीआईके के बाद आपकी जर्नी, प्रोफेशनल जर्नी कहाँ से स्टार्ट हुई? So as it happened when my time in GIK was coming to an end, एक दिन मैं वैसे ही गुजरा था कैंपस के अंदर से, तो मैंने देखा कि एक क्राउड इकट्ठा हुआ है किसी कमरे के बाहर. तो मैंने पूछा, उन्होंने कहा कि जी कंपनी आई हुई है ICI. एंड मैंने तो खैर नाम भी नहीं पता, ड्यूलक्स का नाम सुना हुआ था, बट ICI आई डिडंट रियली नो कि वो कंपनी भी है कोई. They said कि जी कंपनी आई हुई है, वो टेस्ट ले रही है कि जो भी ग्रेजुएटिंग बैच में देना चाहता है, एनीबडी कैन वॉक इन. तो मेरा उस वक्त यानी मेरे GPA बड़ा लो था, तो मुझे कोई उम्मीद नहीं थी कि मुझे कभी कोई नौकरी देगा. तो उन्होंने कहा कि आ जाओ, बैठ जाओ. मैंने कहा हो नहीं सकता, मैं उनका भी वक्त ज़ाया करूँगा, अपना भी करूँगा. तो उन्होंने कहा आ जाओ, दे दो. मेरे दोस्त थे, दे सेड आ जाओ, कम. So I took that test. It was a 30-minute general paper. It was general knowledge. And I think वो math थी और general knowledge थी, उसकी combination थी. So it just so happened, I gave that test and I forgot about it. उसके कोई 2 हफ्ते बाद एक लिस्ट लगी फैकल्टी के अंदर, उसके अंदर मेरा नाम था, shortlisted. मैं कहा ये कैसे हो गया? फिर then they called me for another layer. वो भी टेस्ट था, एक और follow up. फिर उसके बाद एक और टेस्ट था, IQ वगैरह वो करते. फिर in person interview शुरू हो गए. There were 7 steps which I had to go through, and the last step was actually an interview with the CEO of ICI. And of course, ab Zoom वगैरह तो था नहीं. तो I was flown, from Islamabad to Karachi. I went to West Wharf. I met the CEO और उनकी पूरी वो जो top management थी, सारे chiefs उधर बैठे हुए थे. And I got selected. I mean, I was 10 out of maybe 1,000 candidates जो उन्होंने पूरे पाकिस्तान में जिनको टेस्ट किया था. तो they only took 10. So did you have an idea कि मैं select go through कर जाऊंगा, या फिर था बस जाके घूम आते कराची, जाके बीच वगैरह देख लेंगे? मैं तो हर स्टेप पर I thought कि नहीं हो सकता. I had no self belief at that time. I thought कि नहीं हो सकता. But वो जब हो जाता था तो I would be surprised, but then I would not allow myself to hope. I was like नहीं सोचो नहीं, आगे नहीं सोचो, बस अगर हो गया तो हो गया, लेकिन I don't think कि होगा. तो शुरू से बड़े प्रैक्टिकल इंसान थे. मैं कोशिश कर रहा था not to get my hopes up, because honestly मैं not being a very good student and being more focused in sports and extracurricular activities,
I thought I had nothing to offer, which was wrong because I didn't realize my strengths at that time. And my strengths, जो groom हो गई हुई थी from extracurricular and sports, was a more well-rounded personality, which, ICI was looking for management trainees. So they were not looking for programmers. If they were looking for programmers, I would have not gotten through. But they were looking for management trainees where rounded personalities are more welcome. They don't require specialists as such. So वो मेरी एक लकी ब्रेक थ्रू हुई और उसके बाद 2 years लेटर इसी तरह कोई एक ईमेल वो हमारे अलमनाई लिस्ट पे चल रही थी. वो अक्सर लोग कोई ना कोई चीज़ डाल देते थे कि भाई इधर नौकरी है, इधर नौकरी है. तो somebody randomly posted कि जी Schlumberger में ये कोई सॉफ्टवेयर इंजीनियर की ज़रूरत है इन फ्रांस. तो मैंने वैसी बहुत सारी ईमेल्स थी उनमें वो देखी, मैंने उसको वैसी एक रिस्पॉन्ड कर दिया, उसके अंदर अपनी सीवी भेज दी. And lo and behold, they called me up and then they did a couple of interviews and they offered me the job. And लेकिन उस दौरान Schlumberger बड़ा टेक्निकल इंटरव्यू मेरे ख्याल से कंडक्ट करती है और बड़ा उसका वो होता है कि जीपीए कट ऑफ, क्योंकि आई स्टिल रिमेंबर कि फैकल्टी के टॉप 3 लोगों को हर फैकल्टी से जा रहे होते थे और टॉप ने सिलेक्ट होना था इस तरह. अच्छा, उसमें मुझे थोड़ा सा फायदा ये हो गया कि बिकॉज आई वाज ऑलरेडी वर्किंग विद आईसीआई एंड अ फ्यू इयर्स हैड पास, तो वो एक्सपीरियंस वाज टेकिंग प्रेसिडेंस ओवर जीपीए, तो वो जीपीए थोड़ा सा निगेट हो गया. दूसरा ये था कि जो मुझे हायर कर रहा था, ही वॉज गोइंग टू बी माई बॉस. उसने जब इंटरव्यू लिया तो उसने टेक्निकल इसलिए नहीं लिया बिकॉज हिज इंग्लिश वॉजंट वेरी गुड, मुझे फ्रेंच नहीं आती थी. तो हमने बीच में आपस में जितनी कोई टूटी हुई कॉन्वर्सेशन थी वो करके मैंने कहा ओके, उसने कहा ओके. अच्छा, उसे पता नहीं क्या सोच के उसने मुझे ऑफर दे दी. अच्छा, अब मैं जब पहुंचा पेरिस, मुझे अभी तक याद है, when I reached Paris and I reached my office, there were 2 things I realized I didn't know. I didn't know French and I didn't know C++. और दोनों लैंग्वेजेस की मुझे ज़रूरत थी उस वक्त. तो वो लेकिन फिर क्या हुआ कि उन्होंने कहा कि जी आपका 3 महीने की प्रोबेशन है और उसके बाद हम फैसला करेंगे आपको रखना है या नहीं रखना. तो मैं कहा यार, अब मैं आईसीआई छोड़ के, मुल्क छोड़ के इधर आया हूँ, 3 महीने का चांस है मेरे पास, अब लेट्स डू समथिंग. तो आई एक्चुअली टॉट माई सेल्फ. वो सारी जो 4 साल मैंने जीआई के में नहीं सीखा था, वो 3 महीने में मैंने, बिकॉज वो ज़रूरत पड़ गई तो सीख लिया. एंड सो देन आई वाज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर इन देयर R&D फंक्शन फॉर 2.5 years. अच्छा, गए भी R&D के अंदर, बड़ी कोर चीज के अंदर R&D core. For like 2.5 years, I was living smack in the center of Paris. अच्छा, बाद में कभी गप लगी बॉस के साथ, यार आपने क्या, क्योंकि अक्सर हम जब जाते हैं इंटरव्यू के लिए 1 साल 2 साल को पूछते हैं यार सर आपने क्या देख के मुझे रखा था, मतलब मैं तो खुद को कुछ नहीं समझता. कभी नहीं, मैंने ये सवाल नहीं उनसे कभी पूछा. मैंने कहा ठीक है यार, इज्जत जो मिल गई है, So no, I didn't ask him. In fact, he and I are still connected, and on LinkedIn, I mean, we found each other after, I don't know, 15 years. मैंने तो वो नौकरी छोड़ी थी in 2003. So उसके बाद मैं पाकिस्तानी में फिर मैं यूके चला गया था for my masters, first masters. तो 2003 में छोड़ी थी. उसके बाद I think I reconnected with him like maybe 4 years ago on LinkedIn. जबरदस्त. और साथ में उस टाइम के ऊपर C++ पढ़ना सीखना बड़ा मुश्किल नहीं हुआ, क्योंकि अभी तो YouTube, Google वगैरह सब कुछ उस टाइम के ऊपर, मतलब कोर्सेज अवेलेबल होंगे नहीं, तो बिल्कुल ऐसा ही है. कम्युनिकेशन के अगर लेट से कॉल भी करो, कॉल बड़ी एक्सपेंसिव होगी, तो सब कुछ वो कैसा प्रोसेस है, सेल्फ डिस्कवरी या? So, मेरा ये था कि आई वाज इन टीम. लकीली वो सारे जो इन्होंने इमिग्रेंट्स इकट्ठे किए हुए थे, जिनमें से एक मैं था. वो बाकी जो 3 थे, एक टूनीसिया से था, एक वियतनाम से था, एक कैम्बोडिया से था. एंड दे वर वेरी नाइस पीपल. And they were very kind. वो शुरू में उनको समझ आ गई कि इसको कुछ नहीं आता. But then they were very kind. उन्होंने टाइम थोड़ा सा एक्स्ट्रा मेरे साथ लगाया, मुझे गाइड किया, सिखाया. और बाकी खुद ऑफ कोर्स मेरी अपनी एफर्ट भी थी, बिकॉज I would sit there, open up all the historical code, and just like वो जिस तरह पार्सर होता है ना, हर लाइन को मैं पढ़ता था कि इसका क्या मतलब है, इसका क्या मतलब है. So by the end of it, like after 3 months, मैं बिल्कुल खुद कफील हो चुका था. I was like, but I really owe it to those 3 my teammates who helped me during those months. And what was the saying कि आपने उसके बाद MBA pursue करना है, क्योंकि आपका Schlumberger में ड्रीम होता है काम करना, आप वहाँ पे इंटरनेशनल कर रहे हैं फ्रांस के अंदर जाके, और R&D के अंदर कर रहे हैं, आपकी फील्ड भी है, तो what really inspired you, थॉट प्रोसेस क्या था कि आपने चलो MBA करते हैं? So very honestly हुआ ये कि after working there for 2.5 years, and life was amazing. I mean, I was living in the center of Paris. I was in my late 20s or so. I was single. My life was amazing. आप ट्रेन में बैठे हो, आप बर्लिन पहुंच गए हो, ट्रेन में बैठे हो, आप मिलान में उठ रहे हो, like it was amazing. But then
there was something missing. I had become part of a routine. मैं सुबह उठता था, ऑफिस जाता था. I would work with code all day, and then I would come back. And I wasn't really feeling fulfilled. So I guess ये नखरे आप तब कर सकते हैं जब आप पेरिस में रह रहे हो और Schlumberger में काम कर रहे हो और everything is fine. यूरोज में आपकी नौकरी होती तो फिर आप कहते हो, oh, I'm not feeling fulfilled. But then I thought, यार नहीं, there, I want to take on bigger challenges. And my way of doing it was that I thought, okay, if I do a master's, I change my direction. I leave engineering behind, and I take on real world challenges as a manager. I manage teams and I manage projects, and I want to go into real world problems. तो मैंने MBA के लिए opt किया. Warwick University. I got in and I moved over to England. अब उस वक्त अब मैं सोचता हूँ कि मेरे जहन में कोई इस तरह का सवाल नहीं आया कि वो जी यहाँ पर मैं लिविंग इन फ्रांस, तो अगर मैं यहाँ पर 2 साल और रुक जाऊँ तो मेरी यहाँ पर सिटीजनशिप हो रही है. उस वक्त पाकिस्तान वाज डिफरेंट, द वर्ल्ड वाज डिफरेंट. उस वक्त इस तरह के सवाल जो ख्याल थे ना, वो इतने टॉप ऑफ द माइंड नहीं होते थे. Yeah, I was very happy, even coming back to Pakistan. जब मैं MBA मैंने complete कर लिया, I opted to come back to Pakistan after अच्छा, that. MBA आपने UK से किया, तो उस टाइम के ऊपर US से MBA करना और वहाँ पे अपॉर्चुनिटी और मार्केट बहुत बड़ी है, वहाँ पे अच्छा करियर आपको मिल सकता है, तो why didn't you choose US? So I did my MBA from UK, University of Warwick. तो जब मैंने ख़त्म किया तो in fact just before I was just as I was graduating, they launched the HSMP, the Highly Skilled Migrant Program. So they were actually encouraging people जो उनके यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट कर रहे थे, उनको 2-2 हफ्ते में वर्क परमिट्स मिल रही थी. That led to residence and then passports, etc. वो that was not like I said ना कि उस वक्त ये मुझे ख्याल इस तरह के नहीं आते थे. तो not to say कि अभी आ रहे हैं, लेकिन उस वक्त तो रिमोटली भी ना I was quite happy. मैंने कहा यार घर चलते हैं यार वापस, बहुत हो गया. I mean, फ्रांस में रह लिया, UK में रह लिया, देख लिए दुनिया और इतना. एंड रियली यूरोप मैंने बहुत बैक पैकिंग करके फिर लिया हुआ था, तो दिल भर गया हुआ था. I was like, okay, चलो घर चलते हैं. And came home for my mother. My father had passed away some years ago. तो फिर मैं कहा कि like I'm needed at home, and I was quite happy. Came back, started looking for a job because I just resigned one day and I said कि मैं वापस जा रहा हूँ. कोई नौकरी नहीं है. वापस आया, इधर नौकरी ढूंढनी शुरू की, नौकरी ना मिले. एक तो जब मैं लोगों को यहाँ पर जाके बताऊँ कि जी मैंने वॉरिक से MBA किए, तो मोस्टली, एंड दिस विल सरप्राइज यू, आई वाज सरप्राइज्ड, आई डिडंट एक्सपेक्ट इट. लोगों को या ऑक्सफोर्ड का नाम पता था या कैम्ब्रिज का. उसके बाद कोई और UK यूनिवर्सिटी का नाम नहीं किसी को पता था. सो एम्प्लॉयर्स एंड वेरी गुड एम्प्लॉयर्स, दे वुड गो कि जी ये कौन सी वो ऑनलाइन डिग्री जो होती है. मैंने कहा अच्छी मैंने मतलब 1 साल लगा के मैंने मास्टर्स करके आ रहा हूँ, कोई क्रेडिट दें. तो it took me a few months and of butting my head around, and then eventually I landed in Telenor. And that's where again मैं फिर लंबे अरसे के लिए settle हो गया, because that was a great organization. Back then 2007 में मैंने इनको join किया था. It was an amazing place to be. I mean, the work culture was just outstanding. और आपका रोल क्या था टेलीनॉर के अंदर? So जब मैंने join किया था तो मैंने technical department join किया था. And about 3 years in, they moved me over to Easy Paisa. तो उस वक्त नई लॉन्च हो रही थी, बिल्कुल ब्रांड न्यू लॉन्च हुआ था. उन्होंने कहा भाई तुम सेल्स वाली साइड पर आ जाओ, क्योंकि एक प्रोजेक्ट मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग दिया हुआ था CEO ने. He had given me this project where I was looking at agriculture and I was trying to figure out कि mobile transactions, बिल्कुल अर्ली डेज थे, कि मोबाइल फ़ोन को किस तरह हम एग्रीकल्चर के अंदर इंसर्ट कर सकते हैं. तो उस पर मैं काम कर ही रहा था. इन द मीन वाइल मोबाइल मनी वॉज लॉन्च्ड एंड दे सेड लुक you've got relative experience, like relating experience है तुम, because वो 1 साल जब मैंने वो प्रोजेक्ट किया, I was up and down the entire length and breadth of the country. I went and met farmers from Tharparkar all the way up to Gilgit. Like हर farming association से मैं मिला. I tried to understand their problems. So उन्होंने कहा भाई ठीक है, यहाँ पर जो हमने अभी लॉन्च किया है, you can contribute over here. तो उन्होंने मुझे सेल्स का हेड, रीजनल सेल्स हेड बना दिया उसका for the North region. So then I had a great time. Because that organization had appetite to take risk. उन्होंने मुझे allow भी किया, and I tried a lot of things that were बिल्कुल being done for the first time, and I enjoyed that. So, बल्कि in fact, that is what led me to my second master's in MIT, because मैंने जब वो सारा कुछ किया तो मैंने कहा यार look, now I'm at a stage where I want to think global.
and so I ended up applying for this MIT Sloan Fellows program. And वहाँ पर जाके मैंने जो अपना second master's किया वो था innovation, entrepreneurship and global leadership में थे. And उसके अंदर जो थीसिस मैंने लिखा था अपना वो भी मोबाइल बैंकिंग इंडस्ट्री ऑफ पाकिस्तान पे लिखा था, बिकॉज दैट्स वेयर आई वाज लाइक आई नो दिस स्टफ, इधर मैंने अपने आप को स्पेशलाइज करना है. मैं थोड़ा यहाँ पे होल्ड करता हूँ. MIT, हार्वर्ड, कैम्ब्रिज बड़ा एक प्रेस्टीज इंस्टीट्यूट होते हैं, तो हाउ हार्ड इट वाज फॉर यू टू गेट इनटू MIT? या So फिर the answer is the same as ICI and Schlumberger. I mean, it नहीं, was फिर भी किस्मत. आप चीज़ें देख रहे हो, मतलब आपने कुछ शॉर्टलिस्ट तो वर्किंग तो की होगी ना. नहीं, यहाँ बिल्कुल, आपने working- प्रैक्टिकल एक लेंस होता है और एक होता है कि ठीक है नहीं, अल्लाह तो देखिए वो हुआ ये था कि by the way, this is why it's really important to have good mentors in life. Pick a good mentor always, somebody who can give you insight into possible next steps. I had one such mentor. तो बड़ी मैं उनकी रिस्पेक्ट करता था. वन डे आई वाज जस्ट 2012 में कहीं हम बैठे हुए थे, तो मैंने उनसे कहा कि दिस इज़ व्हाट आई एम डूइंग, और मुझे लगता है कि मैं इससे कोई बड़ा काम कर सकता हूँ. तो ही सेड टू मी कि यार ये एक प्रोग्राम है, इसको लुक इट अप. एंड आई फॉलोड इट हिज एडवाइस. आई लुक्ड इट अप एंड आई डिस्कवर्ड कि ये तो बड़ा इट्स अ रियली ग्रेट प्रोग्राम फॉर मिड करियर प्रोफेशनल्स. सो आई अप्लाइड, लेकिन अप्लाई करने से पहले वो सारी तैयारी मैंने की, GRE GMAT की, वो ऑफ कोर्स विद अ फुल टाइम जॉब, फिर वो टाइम निकालना वो आपको बड़ा डेडिकेट करना पड़ता है. अप्लाई किया वगैरह. अच्छा, अब अप्लाई तो मैंने कर दिया और वहाँ से एक्सेप्टेंस के चांसेस भी आ गए, बिकॉज पहले उन्होंने शॉर्ट लिस्टिंग की, इंटरव्यू किया, फिर इंटरव्यू के बाद एक और इंटरव्यू किया. दुबई मुझे उन्होंने बुलाया वहाँ पर, और ऑन माई ओन खर्चा मैं गया वहाँ पर, जाके मैंने इंटरव्यू अटेंड किया and came back. But मुझे जो नहीं पता था वो ये था कि I was thinking to myself कि यार ये तो बड़ी expensive जगह है, like just the tuition fee for 1 year was around $121,000, just the tuition fee. I was like, यार I can't afford that. ये प्रोग्राम एक साल का था? It was 1 year mid career masters, intense. वो एक साल में उन्होंने सारा कुछ squeeze किया हुआ था. I was like, यार ये तो it's a little too much, मैं तो नहीं afford कर सकता. तो मैंने कहा चलो अब हो जाएगी, अगर एक्सेप्टेंस होगी तो फिर देखेंगे नेक्स्ट स्टेप क्या है. तो एक्सेप्टेंस हो गई. एंड मज़े की ये बात हुई कि मैंने अब सोचा हुआ था कि मैं उनसे स्कॉलरशिप की बात करूंगा, जो कि मैंने की. उन्होंने मुझे $10,000 दे दिए. वैसे तो मैं कुछ नहीं करता. तो उन्होंने स्कॉलरशिप लेकर, वेरी काइंड ऑफ देम. फिर मैंने आई वाज गोइंग टू स्टार्ट आस्किंग, अप्लाइंग इधर उधर, वो कर उसी दौरान मेरा दे रीच्ड आउट and they said कि now that you have been accepted into the program, आपकी हम एक credit line खोल रहे हैं. So you can take a fully funded masters on loan. Loan आपने वापस करना है, लेकिन you can take that loan from us. So I took the loan. And that was interest free? There was an interest, पर वो student loan होता है तो उसके बहुत small interest होता है, comparatively. तो उस टाइम के ऊपर थॉट प्रोसेस नहीं होगा कि जो एक तो आपके मेंटोर कह रहे थे ठीक है MIT चले जो अच्छी जगह है, क्योंकि और बाकी अच्छी जॉब छोड़ के जाना, आप मेरे ख्याल से रीजनल सेल्स मैनेजर थे, राइट? नियर टू द C-level पोजीशन की आप करीब करीब थे वहाँ पे रहते, तो जॉब छोड़ के जाना, खुद पे इतना एक बोझ स्ट्रेस डालना कि यार $1,10,000 बाद में मैंने रीपे करना है, तो वो तंग नहीं कर रहा था आपको? Honestly, yeah, it was a big step, but I've realized that in life, you have to make अगर आपने कोई बड़ा काम करना है जिंदगी में, you have to make yourself vulnerable. If you play safe, you'll be okay, but life won't be very interesting. So sometimes you have to take risks, and this was a calculated risk. It wasn't like आंखें बंद करके छलांग मारी. I mean, MIT, has some standing. So I thought to myself, look, I'll back myself, and ठीक है, I'll take this loan, and I believe that if I go to a good school and I put in all this effort, and then मेरा जो career track record already है, this should take me somewhere good बाद में. अब वो रिस्क था. अच्छा, वहाँ पे जितने भी आप MBA या फिर मास्टर्स की एप्लीकेशन देख लो, वो आपसे आपका प्लान पूछते हैं कि आपने ये करने के बाद आपके क्या टारगेट्स हैं. इवेंचुअली अभी आप मतलब इस टाइम पे ब्लैंक हो कि बस मैंने MIT से जाना, उसके बाद नहीं, मेरा बड़ा उस वक्त आइडिया था क्लियर. आई न्यू व्हाट आई वांटेड टू डू. आई हैड लाइक 2-3 पाथ्स जो मैंने डिसाइड की हुई थी. एक तो ये हुआ कि जिस वक्त मैंने अप्लाई किया तो टेलेनॉर ने वेरी फर्स्ट टाइम सबैटिकल दिया किसी को. तो आई वाज गिवन अ सबैटिकल, सो आई हैड द चॉइस कि अच्छा ग्रेजुएट करके 1 साल के बाद आई जस्ट कम बैक. वही नौकरी वेट कर रही होगी, प्रॉब्ली विद अ प्रमोशन और समथिंग, आई डोंट नो. उन्होंने प्रमोशन कहा नहीं था, लेकिन प्रॉब्ली हो जाएगा, राइट? अज्यूम कर लेते हैं.
वो अलग बात है कि सबैटिकल लेके मैं गया, फिर उसके बाद जो मैंने सोचा हुआ था कि मैं टेलीनॉर भी जा सकता हूँ वापस, मैं एक दो और चीज़ें भी मेरे जहन में थी, ऑप्शंस कुछ थी। आई गॉट दिस रिटन डाउन समवेयर। मैंने ग्रेजुएशन से 1 महीना पहले मैं अपनी ऑप्शंस लिस्ट कर रहा था। अच्छा, मैंने यहाँ जा सकता हूँ, यहाँ जा सकता हूँ, यहाँ जा सकता हूँ। The only thing that I had not anticipated or even listed or remotely thought of is the one that happened. And I ended up in Africa, जो कि मैंने कहीं भी लिस्ट में नहीं लिखा हुआ था, ऑल टुगेदर डिफरेंट। एंड इन इंश्योरेंस, जो कि मैंने जिंदगी में नहीं सोचा था कि मैं कभी इंश्योरेंस में जाऊंगा। आई एंडेड अप इन माइक्रो इंश्योरेंस इन अफ्रीका, एंड इट वाज सिंपली बिकॉज वो मेरी जो थीसिस मैंने लिखी वो मैंने किसी को भेजी। सीईओ था वो, पहले से मैं उसको जानता था, सो आई सेंट हिम माय सीवी, ऐसे माय नॉट माय सीवी, माय थीसिस, ऐसे गिव मी सम फीडबैक ऑन व्हाट आई हैव डन। तो ही सेड यार फीडबैक तो बहुत तुम्हारी, यू नो, ही रेड इट एंड ही सेड कि फीडबैक बहुत अच्छी है, लेकिन बात सुनो, व्हाई डोंट यू जॉइन अस। तो मैंने कहा ठीक है, आप बताएं क्या कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि जी मैं अफ्रीका में, मुझे एक हेड ऑफ ऑपरेशंस चाहिए, 10 कंट्रीज़ हैं उनको देखना है, और इंश्योरेंस है, माइक्रो इंश्योरेंस। तो ना मैंने कभी अफ्रीका में कदम रखा हुआ था उससे पहले, ना मुझे इंश्योरेंस का कुछ पता था। तो वही जो फ्रांस वाली हरकत थी ना, कि वो उधर पहुंच गए, उधर जाके फिर मैंने कहा अच्छा जी C++ भी सिखाएं तो फ्रेंच भी सिखाएं। तो इधर मैंने कहा कि ठीक है जी मैं आ रहा हूँ। तो आई ऑप्टेड फॉर द लीस्ट नोन आउट ऑफ ऑल द ऑप्शंस। तो वहाँ पर फिर केन्या, यू नो, द फर्स्ट टाइम आई सेट फुट इन अफ्रीका वाज इन गाना, इन अक्रा, व्हिच इज कॉल्ड द गेटवे टू अफ्रीका। And then वहाँ पर 2 हफ्ते ठहर के I flew across to Kenya, which is where I was based then for the remaining 2.5 years. And then began this wonderful chapter where I explored Africa. Amazing, amazing continent. What a place. Every country, 54 countries, every country has its own unique flavor. And I was lucky enough कि मेरे को 10 एक फिर ली होंगी while I was there. और वहाँ का कल्चर कैसा है? क्योंकि आप दुबई या मिडल ईस्ट की बात करो, वहाँ पे अपना रिसोर्स का टैलेंट नहीं है। अफ्रीका के अंदर उनकी अपना रिसोर्स ह्यूमन कैपिटल इतना डेवलप्ड है, या फिर बाहर से लोग So I can speak for Kenya because that's where I lived. Kenya is amazing. It is amazing. एक तो you'll be surprised कि जो वहाँ पर education level है वो, I think it's 90% plus. वहाँ पर Literacy rate. yeah, education is compulsory. बच्चे जो है वहाँ पर आपको सारे सुबह के वक्त जो है ना, you'll see them with school bags heading to school. दूसरा वहाँ पे human development उन्होंने बहुत ज़्यादा की है, because Kenya actually happens to be also kind of a regional hub. तो ये जो सारी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, यूएन हो, वर्ल्ड बैंक हो, वो उसको एज अ रीजनल हेडक्वार्टर भी ट्रीट करते हैं फॉर, यू नो, मोस्ट ऑफ अफ्रीका। सो फॉर दैट रीजन, you know, there's a very multicultural presence over there. I mean, आप अगर नायरोबी में रह रहे हैं और, you know, you step out in the evening, you know, you'll come across many nationalities. So because of that, you know, एक वो वैसी आपकी सोच जो है वो बदल जाती है. So Kenyans have a very good outlook towards life. And I mean, मुझे तो बहुत पसंद है वो, good people. And then, you know, they also have this cultural diversity to offer, because 42 tribes हैं, हर tribe फर्क है. So you learn, you know, but just by walking on the street, you'd see different tribes, different kind of, you know, customs उनके अपने, dances उनके अपने, costumes उनके अपने. फिर उसके अलावा then the other thing is that, you know, because it is a regional hub, वहाँ पर fintechs and tech companies वो बहुत ज़्यादा आती हैं. So anybody who wants to test a concept in Africa usually lands in Nairobi. So वहाँ पर आके वहाँ पर टेक सेंटर्स बने हुए हैं, बाहर से कंपनियों ने इन्वेस्ट किया हुआ है. सो दे वहाँ पर बहुत डेवलपमेंट इस वजह से हो गई है. तो आई विश के, यू नो, इन पाकिस्तान वी डिड समथिंग सिमिलर, ओपनड अप द कंट्री अ लिटिल और बिट. सेकेंडली इंडियन मार्केट है कैसे? जैसा लिटरेसी रेट आपके 90+ है, तो इसका मतलब फिनटेक के लिए आपके पास अपॉर्चुनिटी बहुत ज़्यादा है। Oh yes, absolutely. अब ये देखिए ना, जो पूरा कॉन्सेप्ट है हमारे पास मोबाइल मनी का, वो आया कहाँ से? वो केनिया से आया है. वो M-Pesa was launched in Kenya in I think 2007, और हमारे पास 2009 में लॉन्च हुआ था इजी पैसा. सेम मॉडल। Yeah. Well, slightly different. Their model was that they launched mobile wallets. यानी बेसिकली उन्होंने कहा कि आपका अकाउंट होना लाजमी है. ठीक है। सो आपने अगर कोई ट्रांजैक्शन करनी है पर्सन, मैंने आपको पैसे भेजने हैं, मुझे भी अकाउंट खुलवाना होगा, आपको भी अकाउंट खुलवाना होगा, फिर हम जो मर्जी करें. हमारे तरफ जब हमने ये मॉडल लॉन्च किया तो हमने कहा कि यार आपका अकाउंट नेसेसरी नहीं है. यानी आप एजेंट के पास चले जाएं और एजेंट आपके लिए ट्रांजैक्शन कर देगा. तो मेरे पास भी वो आया, यानी मैंने पैसे भेजने हैं, मैं किसी के पास गया, एजेंट के पास, मैंने कहा कि यार इनके नाम जो है पैसे मैंने भिजवाने हैं, तो इनका ये आईडी नंबर है. वो
उसने एजेंट टू एजेंट ट्रांसफर किया, दूसरी साइड पर आपको एसएमएस किया, आप भी गए एजेंट के पास, आपने कहा पैसे मुझे निकाल दो. दिस इज हाउ वी लॉन्च्ड. अब that is also the reason, because this was the theme of my thesis. Well, this is what I explored. This is the reason why Kenya ka model was so successful and we ran into trouble. We ran into trouble because हमने एजेंट को बीच में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व कर दिया. तो जो वो एक एवोल्यूशन होनी चाहिए थी ना, जहाँ पर अब यानी अगर आप खुद अपना अकाउंट खोलते हैं तो आप यूजेज में 5 चीज़ें और ऐसी सोचते हैं, यूज़ केसेस सोचते हैं जो एजेंट आपके लिए नहीं सोचेगा, या मैं एज अ प्रोडक्ट मैनेजर आपके लिए नहीं सोचूंगा, वो आप खुद अपनी लाइफ में से निकालेंगे. तो वहाँ पर मैं आपको एग्जांपल देता हूँ. केनिया में मैंने यहाँ तक हुआ है कि मैंने अपने जूते जो हैं वो मेंड करवाए हैं, और 200 शिलिंग उसने मेरे से मांगे, मोची ने. और वो मोची ऐसा था, वो दरख्त के नीचे कोने में बैठा हुआ था. तो मैं कैश निकालने लगा, उसने मुझे कैश नहीं दो, गिव मी एम पैसा कर दो मुझे 200 शिलिंग. जो मेरी मेड थी वहाँ पे जो आती थी, शी यूज टू टेक मनी थ्रू मोबाइल. मैंने कभी उसको कैश नहीं दी थी इन द 2.5 years that I was there. She used to prefer it. तो वो फिर अपने अपने यूज केसेस निकालते थे, बिकॉज अब उसके अंदर उसने एक और यूज केस, मैं एग्जांपल देता हूँ आपको क्या सोचा हुआ था. एक दिन, बिकॉज आई यूज टू पे हर डेली, शी यूज टू कम थ्राइस अ वीक, तो मैं उसको डेली देता था. एक दिन मैंने कहा यार देखो, मुझे आके कहती है कि देखें, इफ़ यू डोंट माइंड, आप डेली ना मुझे पे करें, आप मुझे महीने के एंड पर ना एक दफ़ा अमाउंट दे दें. तो मैंने कहा ठीक है, आई डोंट माइंड. मैं तो बल्कि तुम्हारी कन्वीनियंस के लिए, एवरी टाइम यू केम आई यूज टू गिव यू समथिंग. तो बट आउट ऑफ क्यूरियोसिटी, वाई आर यू आस्किंग दिस? तो शी गेव अ रीज़न जो आज तक मुझे याद है. वो कहती है कि आई एम अ वर्किंग मदर और मेरी एक छोटी बेटी है, उसे स्कूल जाना होता है. तो अगर आप मुझे पैसे हर रोज़ देंगे ना, जब भी मैं आती हूँ, तो मेरे से खर्च हो जाते हैं. मैंने उसकी स्कूल फ़ी के लिए सेव करना होता है. तो जब आप मुझे महीने के एंड पर देंगे, तो मैं उसकी स्कूल फ़ी में मैं ये डाल दूँगी. मेरे मेरे दिमाग में होगा कि जो इन्होंने मुझे पैसे दिए, वो मैं इसकी स्कूल फ़ी में कमिट करने हैं. तो आई वाज़ सो इम्प्रेस्ड. मैंने कहा कि यार देख, और उसके उसके अंदर से यूज़ केस, अगर आप एक तो वैसे इमोशनल लेवल पर एज़ अ ह्यूमन यू थिंक ऑफ योरसेल्फ, यू थिंक एंड यू से कि यार लुक एट दिस मेड, वो अपनी बच्ची की एजुकेशन के लिए किस तरह आगे सोच रही है. एंड शी इज़ डिनाइंग हरसेल्फ इमीडिएट ग्रेटिफिकेशन. शी इज़ सेइंग डोंट पे मी टुडे, पे मी 1 month later. द सेम अमाउंट, बाय द वे, नॉट इवन कि मुझे ज़्यादा पैसे दे दें, सेम अमाउंट. एंड दूसरी तरफ मैंने सोचा कि यार, एज अ प्रोडक्ट हेड, आई थॉट टू माई सेल्फ, आई सेड कि यार हियर इज एन एग्जाम्पल. हम सेविंग प्रोडक्ट्स बनाते हैं जिसमें हम इंटरेस्ट देते हैं to entice people to put money and save with us. Here, I am now her default banker in a way. She's saving money with me. I owe her that money. But she's not taking any interest from me. In fact, अगर आप देखें, cost of capital है ना, उसने आपके पास 1 महीने रखवाया हुआ है. She's kind of paying interest on it. She's paying me to keep her money with me. So that's just some thoughts that come out of. So that's why I think the Kenyan model was a very good one. I think अब हम उस तरफ जाना शुरू हैं. Wallets अब penetrate हुए हैं. अब now there's more digital bank के licenses issue हुए हैं. So there's now more of a desire कि हम वो चीज़ यहाँ पर भी अब करें. अच्छा, फ्रॉम द टेक्निकल पर्सपेक्टिव थोड़ा सा आसान करके बताइएगा. जो यहाँ पे इजी पैसा के अंदर आपने एजेंट्स इन्वॉल्व किए और आपकी 2 इनिशियल प्रोडक्ट्स लॉन्च हुई थी. आप मोबाइल के थ्रू पे आपने बिल सबमिट करवा लो या पैसे ट्रांसफर करवा लो, राइट? आप कोई पैसे होल्ड नहीं कर सकते. कीडिया की तरह पैसे आप होल्ड कर रहे हो. तो वो समथिंग लाइसेंस इन्वॉल्व था इसके अंदर, या फिर कोई रेगुलेशन का मसला था, या फिर आप उस तरफ गए नहीं, या आप आपने कहा काफ़ी अर्ली है, बाद में जाके हम इजी पैसा मूव करेगा? देखिए, उसमें एजेंट्स के लेवल पर देखिए, मोबाइल वॉलेट जो थे ना, वो शुरू से ऑप्शन थी. इनफैक्ट जो मेरा जो टास्क था, वो था ये कि इंस्टीट्यूशंस के साथ मैं मोबाइल वॉलेट्स की पेनिट्रेशन क्रिएट करूं. ठीक है. बट बिकॉज ये जो दूसरा यूज केस था रिटेल साइड पर, वो इतना स्ट्रांग था कि वो फॉरन डोमिनेट कर गया. और फिर उसके इट वाज वेरी हार्ड टू क्रिएट स्पेस, बिकॉज दे यूज्ड टू से कि अच्छा देखें, आपके पास यूज केसेस क्या है. आप कह रहे हैं कि वॉलेट मैं क्रिएट करूं, अकाउंट क्रिएट करूं, उसके अंदर पैसे रखूं, तो आपके पास यूज केसेस क्या हैं. तो उस वक्त आप कहते थे कि अच्छा, आप यूटिलिटी बिल पे कर सकते हैं, आप किसी को पैसे भेज सकते हैं. तो उन्होंने कहा कि भाई वो तो वैसे ही एजेंट के थ्रू कर लेंगे. तो हमें क्या एडिशनल बेनिफिट है कि हम आपके साथ वॉलेट क्रिएट करें. उसके लिए स्टेप्स इन्वॉल्व थे. आपने केवाईसी अपनी करवानी होती थी, एंड तो वो शुरू में अर्ली डेज में ना, वी डिडंट रियली हैव मच टू ऑफर, व्हिच वाज डिफरेंट फ्रॉम व्हाट वी वर ऑफरिंग ऑलरेडी थ्रू द एजेंट्स.
But then I think over the years, जब वो development होनी शुरू हुई, then lots of new use cases came. उनके साथ the need to park funds was also created. So आज मैं ये आपको कह सकता हूँ कि yes, now the industry is at a place where we have many things to offer. It's no longer, in fact, utility bill payments and remittances are probably, they're still a very strong part of those transactions. But they're not the most exciting ones. The most exciting ones, if you look on the e-commerce side, if you look on how wallets are being used, how digital accounts are being used to do supply chain, etc. That's where you start realizing the real power of digital banking. अच्छा, आपने माइक्रो इंश्योरेंस के अंदर काफ़ी ज़्यादा काम किया हुआ है. जब अफ्रीका की बात करें, माइंड में एक पिक्चर पेंट हो रही होती है कि इंफ्रास्ट्रक्चर बड़ा पुअर है वहाँ पर, लोग इतनी ज़्यादा लिटरेसी, खैर आपने बता दिया बेहतर है वहाँ पे, लेकिन इतनी ज़्यादा बाइंग पावर नहीं है, राइट? अब माइक्रो इंश्योरेंस के अंदर अवेयरनेस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. तो कितना डिफिकल्ट था कि टू कन्विंस द अफ्रीकन पीपल कि ये आप अगर अवेल करोगे, प्रीमियम दोगे तो अल्टीमेटली आपके लिए बेहतर है. तो वो चीज़ें इन अफ्रीकन मार्केट, हाउ डू यू सी कि उसकी एवोल्यूशन कैसे हुई है? राइट, ये दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट. एक तो लिटरेसी वाज, Kenya was an outlier. I think not all African nations were that focused on education. But the point about buying power is a very good one, because that's the same thing that we have over here in Pakistan also. So अगर आप इंश्योरेंस की पेनिट्रेशन देखें तो पाकिस्तान में भी 1.5% के आसपास है, वेरी लो. सो माइक्रो इंश्योरेंस का पूरा कॉन्सेप्ट ये था कि भाई हम वही इंश्योरेंस के प्रोडक्ट्स अगर उनको हम रीडिज़ाइन करके छोटे प्रीमियम्स के साथ, $1 के प्रीमियम्स के साथ या 100 रुपए के प्रीमियम के साथ हम ऑफर करें, या इवन लेस देन दैट हम ऑफर करें, तो पीपल विल बाय लाइफ इंश्योरेंस और दे विल बाय हेल्थ इंश्योरेंस. सो व्हाट वी लर्नड वाज, व्हाट एक्चुअली अपनी लर्निंग्स में आपके साथ शेयर करूं कि एक तो इंश्योरेंस कोई इतना ऐसा प्रोडक्ट नहीं है जो पीपल विल कम अप टू यू एंड से कि जी मैंने इंश्योरेंस खरीदनी है. वो टिपिकली ये होता है कि आपको उसको कहीं बंडल करना पड़ता है किसी सर्विस के साथ, या आप टेलको सर्विस के साथ बंडल उसको कर दें, एज मिनट्स के साथ उसको एसोसिएट कर दें, या आप जिस तरह बैंक्स में होता है कि सेविंग्स के साथ एसोसिएट कर देते हैं, या यू हैव टू सॉर्ट ऑफ बंडल इट विद समथिंग एल्स. बट द चैलेंज आई थिंक फॉर द इंश्योरेंस इंडस्ट्री इज दैट अवेयरनेस क्रिएट करना, डिमांड क्रिएट करना, वो एक चीज़ है जिसको हमें फिगर आउट अभी करना है. डिस्ट्रीब्यूशन चैनल जो है उसको भी देखें. टेलको की पेनिट्रेशन, एक तो ये होता है ना कि जब हम बात करते हैं वो जी पाकिस्तान के अंदर टेलको पेनिट्रेशन इतनी हाई है, राइट है ज़रूर, वो अब डिस्ट्रीब्यूशन चैनल तो आपको ऑफर करता है, लेकिन इज इट ऑल्सो एज इक्वली गुड एट क्रिएटिंग अवेयरनेस? इज इट ऑल्सो एज इक्वली गुड एट गेटिंग क्लेम्स टू बी जनरेटेड एंड रिसीव्ड? सो वहाँ पर थोड़ा सा काम होने वाला है अभी. तो ट्रस्ट प्रोसेस से बड़ा एक मैटर करता है ना कि लेट्स से, ठीक है, अगर मैं कीनिया की बात करूं, आपकी पेनिट्रेशन मोबाइल की भी ऑब्वियसली अगर होगी, क्योंकि आप सारे एम-पैसा यूज़ कर रहे हैं तो मोबाइल की पेनिट्रेशन है. लेकिन एक माइक्रो इंश्योरेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप आके देखो, ये बिजनेस बड़ा वोलेटाइल है. आप मैसेज को जाके दे रहे हो और रिटर्न उस पर जाके पॉसिबिलिटी बहुत कम है कि प्रीमियम आपको वक्त वक्त मिलते रहेंगे. तो बिजनेस मॉडल कैसे सस्टेन इसका उस टाइम के ऊपर, स्टार्ट के ऊपर? सो उसमें टिपिकली होता ये था कि जो अगर प्योर आप B2C प्ले करें ना, विच इज़ दैट यू से कि जी मैंने क्रिएट ही प्योर रिटेल प्रोडक्ट करना है, दैट वाज अ टफ वन, बिकॉज उसको पुश आप करेंगे किसी टेलको के थ्रू. बल्कि वहाँ पे तो हमने एक्सपेरिमेंट किया था, हमने तो मसाजिद भी इस्तेमाल की, हमने चर्चेस जो थी उनको भी इस्तेमाल किया कि उनके थ्रू भी माइक्रो इंश्योरेंस प्रोडक्ट जो भी एग्रीगेट कर रहा था कस्टमर्स. बट देन वी रियलाइज्ड कि प्रॉब्ली अ बेटर मॉडल, जहाँ पे हमारे, क्योंकि यू हैव टू मेक मनी ऑल्सो एज अ कंपनी, तो प्रॉब्ली अ बेटर मॉडल इज इफ आर कस्टमर इज एक्चुअली द बिजनेस दैट इज एग्रीगेटिंग द एंड कस्टमर rather than the end customer himself. क्योंकि एंड कस्टमर अगर टेलको है, अगर फॉर एग्जांपल टेलको के एग्जांपल लेते हैं, तो प्रीमियम हम बजाय इसके कि एंड कस्टमर से लें, हम टेलको से कह सकते हैं कि भाई ओके, आपके हम मिनट्स जो है वो इंक्रीज करवा देंगे उनकी यूजेज, बिकॉज हम प्रोडक्ट ऐसा डिज़ाइन करेंगे जिसके अंदर हम कहेंगे कि भाई इफ़ यू यूज़ आई डोंट नो 100 मिनट्स अ मंथ, यू गेट फ्री इंश्योरेंस.
अब वो एडिशनल जो डेल्टा होगा जहाँ पर फ्री वो जो मिनट्स की यूजेज से होगा उसमें से ही प्रीमियम का एक अमाउंट निकल आएगा और वो हमें पे कर देगा टेलको रादर देन हम एंड कस्टमर अच्छा, से दें। एग्जिस्टिंग एक इंफ्रास्ट्रक्चर एग्जिस्ट करता है, उसके खुद को बंडल अप करके उसको चैनलाइज करके आप उस अपने कस्टमर तक पहुंच रहे हो, ताकि बाद में पूरी एग्जैक्टली। एक आपके पास एक हिस्ट्री क्रिएट हो जाएगी। सो उसमें ना अब नाउ वी हैव टू बी केयरफुल कि यू नो insurance had to ride on these different channels, but we had to make sure our interests were also aligned. अगर तो वो उसको एज अ वैल्यू एडेड सर्विसेज कोई लॉन्च कर रहा है और वो वैल्यू एडेड सर्विसेज का ये होता है कि हर 3-4 महीने के बाद एक नई लॉन्च हो जाती है, तो वो 3 महीने तो आपने चलाया, प्रोडक्ट पुश किया, मार्केटिंग उसके पीछे डाली, यू गेट सम जूस आउट ऑफ इट, एंड देन 4-5 months later द एग्रीगेटर सेड अच्छा बस अब मेरा दिल भर गया, मैं कोई और काम कर रहा हूँ, अब मैं रिंग टोन्स बेच रहा हूँ, तुम इंश्योरेंस ले जाओ। तो इसलिए स्ट्रेटेजिक अलाइनमेंट बड़ी ज़रूरी है, विद व्हाटएवर पार्टनर यू आर वर्किंग विद, दे हैव टू आल्सो बिलीव इन दैट प्रोडक्ट एज मच एज यू डू। अच्छा, थोड़ा मूव करते हैं, बैंकिंग सेक्टर तरफ आते हैं। अगर एक चीज़ बड़ा वी गेट टू हेयर कि अगर आपकी इंटरनेट पेनिट्रेशन बढ़ेगी तो आपकी मोबाइल वॉलेट्स, आपके बैंकिंग यूज़र बढ़ेंगे, लेकिन जो फैक्ट्स हैं वो थोड़े से मुख्तलिफ हैं। अगर बात करें 2010 के अंदर पाकिस्तान में जो अनबैंक्ड पॉपुलेशन थी ऑलमोस्ट 90% थी और इंटरनेट पेनिट्रेशन आपकी 10% थी। अभी 2023 के अंदर आपकी इंटरनेट पेनिट्रेशन ऑलमोस्ट 38%, जो कि 400% आपकी इंक्रीज़ हो गई है, लेकिन बैंकिंग आपके अनबैंक्ड जो पॉपुलेशन स्टिल 80% है, वो 20% इंक्रीज़ हुई है। तो हाउ डू यू सी के हमने कौन सा एंगल मिस कर दिया या फिर कहाँ पे हम गलत हमारा डिसीजन था? सो उसमें कुछ डिफरेंट फैक्टर्स हैं। एक तो आई थिंक वन इम्पॉर्टेंट फैक्टर फॉर अस टू ऑल्सो रिमेंबर इज कि just because there is telecom penetration, it doesn't solve a lot of issues. You've still got to come up with a product which is relevant to the life of the customer. And perhaps I think at a mass level we've not been able to crack that issue yet, क्योंकि उसके अंदर आपके छोटी छोटी चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं। एक तो यूज़ केसेस हैं जो आपने डिज़ाइन करने हैं, बट देन डिलीवरी चैनल क्या है। फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम ओवर द लास्ट 20 years or so और इवन मोर, जब टेलको यहाँ पर जब पेनिट्रेशन यानी लॉन्च हुई, एंड हम 20 साल से तो ये देख रहे हैं, feature phones बहुत dominate कर रहे थे। feature phones are not ideal also, because they require some amount of literacy। USSD channel के ऊपर आप जब करते हैं, it's not as user friendly, right? So कुछ challenges वहाँ पर भी थे, जो कि अब solve हो रहे हैं। अब with the penetration of smartphones and apps coming in, and apps की usage, एक customer learning भी हो रही है ना साथ साथ। So as people are learning more about using smartphones and apps, they're also figuring out अच्छा ये digital अकाउंट्स भी हैं जो हम क्रिएट कर सकते हैं। अच्छा, दूसरा उसके अंदर ये है कि डिजिटल ऑनबोर्डिंग का जो प्रोसेस है, इट्स नॉट, आई थिंक इट शुड नेवर बी ऑल्सो डिजाइंड इन अ वे दैट एनीबडी कैन क्रिएट एन अकाउंट इमीडिएटली विदाउट एनी चेक। क्योंकि आप एक अकाउंट अगर क्रिएट कर रहे हैं और आप एक KYC उसे कहते हैं बैंक के अंदर, नो योर कस्टमर, you have to have some information on your customer, and it has to be some verifiable kind of information. बिल्कुल ही अगर आप उसको अलाउ कर देंगे ना कि anybody can just download an app and then create a bank account, and bank account आप यूज़ करना शुरू कर दें, फिर then other regulations come in। आपकी मनी लॉन्ड्रिंग की बीच में इन्वॉल्व हो जाती है, आपकी टेररिस्ट फाइनेंसिंग इन्वॉल्व हो जाती है। यू नीड टू हैव सम लेवल ऑफ कंट्रोल। लेकिन हमारे पास नादरा का सिस्टम तो एग्जिस्ट करता है ना। नादरा पे आपका एग्जिस्ट, आपके वेरीफाइड सिटीजन है, वो जाके अगर स्टार्ट करें, इनफैक्ट अफ्रीका के अंदर नादरा ने जाके अपना सिस्टम इम्प्लांट किया था वहाँ पे जाके, और वो अब जाके हमसे काफ़ी आगे हो गया। अभी आई थिंक कीनिया के अंदर 44% सिर्फ अनबैंक्ड है और पाकिस्तान में 80% है। तो ये कवरेज पॉइंट ऑफ व्यू से हाउ डू यू सी के कैसे कवर किया जा सकता है? सो उसमें आप देखें कि बड़ा आपने सही पॉइंट आउट किया कि नादरा को हम किस तरह यूज़ करते हैं। It acts as our verification tool, because one of the things that is done as part of onboarding is your biometric verification. Ab that enables us to have confidence कि भाई ये अकाउंट जो है genuinely किसी इस बंदे का है, जिसकी भी आइडेंटिटी जो है और जिसकी भी इंफॉर्मेशन हमने कैप्चर की है वो क्रॉस मैच हुई है उसके थंबप्रिंट के साथ, एंड देयर इज an independent body that is verifying that. So अब उसकी वजह से जो है फिर पेनिट्रेशन जो है इस तरह पुश करते हैं मार्केट में। लेकिन ऑब्वियसली इट्स नॉट समथिंग दैट विल हैपन ओवरनाइट। केनिया का आप साइज भी देखें मार्केट का, इट्स 45 million people,
We are around 250 million people. So I mean, 1% of Kenya usko onboard karna and 1% of Pakistan usko onboard karna, uski agar आप relative effort calculate करें तो बहुत फर्क है. तो और दूसरा ये कि पाकिस्तान में every year कोई 15-20 मिलियन बंदा ऐड हो जाता है कहीं से, तो वो जितना आप चेस कर रहे हैं उतनी अनबैंक्ड पॉपुलेशन भी आपके आगे आगे भाग रही है. But no, it will happen. It will happen simply because as technology is penetrating, हमारे onboarding issues resolve हो रहे हैं, awareness आहिस्ता आहिस्ता create होती जा रही है. And I think that now when you go and talk, अगर 10 साल पहले अगर आप सोचें, आप जाके किसी एवरेज बंदे से, अगर टैक्सी वाले से, किसी रेहड़ी वाले से जाके पूछते कि यार आपका कोई अकाउंट है मोबाइल बैंकिंग का, तो आपको इनकार कहता कि मेरे पास, मुझे तो पता भी नहीं है क्या चीज़ है. आज अगर आप जाके पूछेंगे, देयर इज अ वेरी गुड चांस कि वन ऑफ द 2-3 बिग नेम्स वो आपको कहेगा कि हाँ इसका मेरा अकाउंट है. वो समझ जाएगा, वो पहचान जाएगा. तो कुछ चीज़ है जो ज़रा सा टाइम लेती है. दिस इज़ वन ऑफ देम. आई थिंक गिव इट सम टाइम. आई थिंक ये जो डेल्टा मूव होगा ये एकदम सही होगा. अच्छा, ओवर द टाइम ना जाके फिनटेक के अंदर काफ़ी ज़्यादा स्टार्टअप्स आ गए हैं. आपके पाकिस्तान में 31-32 बैंक्स भी हैं इनफैक्ट. तो आप इनका रोल कैसा देखते हो इन अनबैंक को टारगेट करने के लिए? Very important role. I think that fintechs are really important, and local grown fintechs especially. बाहर वाली देखें फिनटेक्स ज़रूर वो अपने साथ एक्सपीरियंस लेके आती हैं, प्रूवन प्रोडक्ट्स लेके आती हैं. लोकल जो फिनटेक्स हैं उनका फ़ायदा ये है कि वो इस जगह को समझती हैं और वो स्पेशलिस्ट होती हैं इन some niche or the other. And that is the real power of a fintech. Fintech is in there, I think, मेरा ये ख्याल है, fintech is in there to solve a problem. And really good fintechs, this is what they do. They identify a problem, they come up with a solution, they specialize in that solution. And then अब जिस तरह अब होना शुरू हो गया है कि अब पहले ये होता था कि बैंक्स जो हैं और फिनटेक्स आपस में एक दूसरे को देखते थे विद सस्पिशन. बैंक्स वर थिंकिंग कि यार ये they're going to eat our lunch, and fintechs thought कि यार ये देखो elephants outdated और ये वगैरह. और अब लेकिन जो आई थिंक environment develop हो रही है, it is one of collaboration where fintechs and banks are saying yeah, look, you guys are good at this, so let's do a handshake. Why should we see each other as competition? The market is huge. It's like you said, it's underserved right now, so let's join hands. और ये हो रहा है आज. Let's join hands and actually try and solve problems together. So आप जिस काम में अच्छे हैं उसमें हम नहीं जाते, यानी आप एक एरिया में स्पेशलिस्ट हैं, आपने एक सोल्यूशन बना ली हुई है, आपकी एक टेक स्पेशलिटी है, वो आप उसको इम्प्लीमेंट करें. हम ये करते हैं कि हम आपके साथ पार्टनर बनते हैं, हम आपको सपोर्ट करते हैं, आप आगे एग्जीक्यूशन करें. सो दैट मॉडल इज एक्चुअली नाउ इन द मार्केट. अच्छा, इसके बाद भी ना स्टार्टअप्स ने, आपने बड़ा राइटली पॉइंट आउट किया कि स्टार्टअप का जो फिनटेक के अंदर होते हैं एक यूज़ केस वो हाईलाइट करते हैं, उसके ऊपर काम कर रहे होते हैं, उसके ऊपर उनको फंडिंग भी मिल जाती है. बट स्टिल पाकिस्तान में आई थिंक 2018 के बाद बड़ा एक बूम आया इंटरनेट का. 4G पेनिट्रेशन अच्छी खासी हो चुकी हुई थी. उसके बाद भी जाके कोई स्टार्टअप सस्टेन नहीं कर पा रहा. तो इन योर पर्सपेक्टिव क्या हम कहाँ पे गलत जा रहे हैं इनफैक्ट आफ्टर सिक्योरिंग सीड फंड? यार ये बहुत अच्छा सवाल है, एंड आई होप दैट स्टार्टअप्स आर लिसनिंग. कि जो प्रॉब्लम है वो आई मीन इन माय व्यू, एक कोई किसी इशू का एक हल तो नहीं होता. बट आई थिंक कि जो मोनेटाइजेशन वाली जो जर्नी थी ना, वो इतनी अच्छी तरह नहीं प्लान की गई थी. फंडिंग रेज करना कोई बहुत ज़्यादा मुश्किल काम नहीं था टिल 2020 आई वुड से. वो इसलिए बिकॉज देयर वाज इंटरेस्ट रेट्स वर वेरी लो, and global supply of money was high. VCs जो थी वो US वगैरह मार्केट से पैसा रेज कर रही थी, and then they were just investing. And the thinking was कि जी अच्छा, आप अगर 100 कंपनियों में इन्वेस्ट करते हैं उनमें से 1-2 तो निकल ही आएंगी, ऐसी यूनिकॉर्न्स बन जाएंगी जो कि आपको रिटर्न दे देंगी, बाकी 99 फेल कर जाए कोई बात नहीं. Now because the world has changed, and this has happened in the last 3 years, जब वो कोविड ने हिट किया, इकोनॉमी स्लो डाउन हुई, उसके बाद इंटरेस्ट रेट जो है वो राइज करना शुरू हो गए, इन्फ्लेशन, इट्स नॉट जस्ट पाकिस्तान, इट्स एक्चुअली अ ग्लोबल इशू राइट नाउ. वो इन्फ्लेशन आई तो उसके पीछे इंटरेस्ट रेट्स और रेगुलेटर्स ने रेज किए. जब ये सेंट्रल बैंक्स ने रेज किए, तो जब ये हुआ तो द कॉस्ट ऑफ कैपिटल वेंट अप, एंड बिकॉज ऑफ दैट now the free money or easily available money was gone, and now the investor was saying show me the money. आप ठीक है, आप मेरे से पैसे ले, मेरे पास अभी भी हैं, लेकिन मैं इन्वेस्ट उस बिजनेस में करूंगा, अब मेरे पास जो है ना रिटर्न आना चाहिए. और what have you got?
तो वहाँ पर अब ये था कि जो डिसिप्लिन हमारे पास फिजिकल डिसिप्लिन होना चाहिए था, और वो स्टार्टअप्स में मिसिंग था काफ़ी हद तक, कि वेयर पीपल वर नॉट थिंकिंग कि यार हमने यानी 20-25 मिलियन डॉलर रेज कर लिया हुआ है, इसको हमने इन्वेस्ट किया है, इस पर रिटर्न की जर्नी क्या है, मोनेटाइज किस तरह करेंगे। एंड वो एक हॉकी ग्राफ जो था वो मेरे मेरे तकरीबन हर प्रेजेंटेशन में कहीं ना कहीं मैं देखता था कि लोग कहते थे अच्छा पहला साल लॉस, दूसरा साल लॉस, तीसरा साल लॉस, चौथे साल मिराक्युलसली ना आप प्रॉफिट में चले जाएंगे, और फिफ्थ ईयर में तो आप छत फाड़ के निकल जाएंगे। तो वो हमेशा वो फिफ्थ ईयर जो था ना, दैट यूज्ड टू बी पुश्ड आउट एवरी ईयर, एक साल और आगे, कि जी इस साल भी लॉस है, वो हमने पहले से कैलकुलेट नहीं किया था, लेकिन वो फिफ्थ ईयर जिसमें छत फाड़ के जो है वो प्रॉफिट ऊपर से निकल जाएंगे। तो वो चीज जो है ना वो सस्टेन नहीं कर सकती, स्पेशली व्हेन मनी ड्राइज अप, एंड दैट्स व्हाट हैपेंड ओवर हियर। सो अब आई वुड एडवाइज ऑल एस्पायरिंग founders that look, go back to the fundamentals of doing good business. Figure out what your solution is, figure out the customer base, जो segment है आपका, figure out कि जरा sizing तो करें ना market की, कि what can you actually make in this market, and then come up with, your first 1,000 customers before you go raising capital. Because आप टेस्ट तो करके दिखाए ना कि आपके पास एक वर्किंग प्रोटोटाइप है, उसकी डिमांड है मार्केट में, और पीपल आर विलिंग टू पे फॉर इट। बट आई थिंक वो टाइम गुजर गया थोड़ा। आपने दो चीज़ें कही हैं, दोनों सेंस बनाती हैं। पहला पॉइंट ये था कि जो बिजनेस स्टार्टअप नहीं चल रहा है, आपकी कैपिटल कॉस्ट हाई हो चुकी है, ठीक है, राइट, सब कुछ ठीक है, लेकिन कॉस्ट ज़्यादा है तो आपका बिजनेस केस पॉजिटिव नहीं हो रहा है। सेकंड, आप ये कह रहे हैं कि पहले आप जाके पायलट रन कर लो, उसके बाद जाके सीड रेस करो। सीड फिर भी रेस कर ली, उसके बाद भी तो वो चीज़ें उनके कंट्रोल में तो नहीं है। लेट्स से मार्केट और कस्टमर बेस बना लिया, विद फर्स्ट ईयर 1,000 है, करते करते 10,000 तक पहुंचेंगे लेट्स से 2 साल के अंदर, राइट, लेकिन इटसेल्फ उसका कैपिटल या फिर बिजनेस सर्वाइव करने के लिए बिजनेस केस पॉजिटिव नहीं हो रहा, क्योंकि आपकी फ्यूल प्राइसेस बढ़ रही हैं, आपकी डॉलर टू PKR डीवैल्यूएशन बहुत ज़्यादा हो रही है, तो ये फैक्टर आपके कंट्रोल में नहीं है। तो इस टाइम के ऊपर स्टार्टअप को क्या करना चाहिए फ्रॉम ये फैक्टर देखते हैं, क्योंकि कंडीशन ऐसी है, बड़े बिजनेस स्ट्रगल कर रहे हैं। I would agree, and there is a time for startups, and then there is a time to और ये वो टाइम है जो अभी जाके अगर आप बनाओगे तब जाके 5-10 साल के बाद आप जाके बिग जाइंट बनोगे। अगर अभी आप नहीं करोगे तो फिर कब करोगे? देखिए इस एनवायरनमेंट में तो आई थिंक अनसर्टेनिटी काफ़ी ज़्यादा है। मैं इसका ये मतलब नहीं कि आप स्टार्टअप्स ना बनाएं, अपने अपने बिजनेस ना करें, ये मैं नहीं कह रहा, ज़रूर करें, बिकॉज जिस तरह आपने कहा ना कि when the market is in crisis, there's also an opportunity for somebody. But what it requires is a lot more homework. That's my point. Money is not going to come easily. And when it does come to you, it is going to require fiscal discipline and a real business model for you to survive this time. ये वो time नहीं है कि यहाँ पर you can't splurge, waste money. You can't take it. You can't have frivolous business models. You need to have solid business models. तो अगर मेरी advice अगर आप पूछे तो मैं तो जो भी founders हैं इस वक्त मैं उनको कहूँगा कि यार take more time. Figure out the monetization part. और आप देखें seed funding is great. A lot of founders actually need seed funding to really get the prototype out of the door. ठीक है, आप उस पॉइंट तक रहें, लेकिन डोंट बी इन अ हरी टू जस्ट रेज कैपिटल, बिकॉज वो कैपिटल रेज करके वो एक लाइबिलिटी आपके लिए बन सकती है इन केस यू आर नॉट एबल टू गो थ्रू, बिकॉज कोई इन्वेस्टर जो है वो कैपिटल वैसे नहीं डालता विदाउट वेरी स्ट्रॉन्ग मेट्रिक्स अटैच टू इट, वो फिर वो परफॉर्मेंस मेट्रिक्स भी आपको हिट करने होते हैं। तो मेरी तो ये एडवाइस है, सीड फंडिंग लें, प्रोटोटाइप बनाएं, टेस्ट करें एंड रिफाइन योर प्रोडक्ट, टेक योर टाइम। आइडियल सिचुएशन ये है कि आपको जरूरत ही ना पड़े सीड फंडिंग की, इन्वेस्टर कैपिटल रेज करने की। गेट टू अ पॉइंट वेयर यू गॉट अ रियल प्रूवन मॉडल, फिर जाए इन्वेस्टर के पास। जब उसको आप जो है वैल्यूएशन भी ऐसी दें कि आपका फायदा हो, इफ यू सेल टू अर्ली you're बेसिकली गिविंग योर IP अवे। वेट, once you've proven your model, people will come to you themselves. They will want to invest in you, and then you have the bargaining power. You decide कि भाई मैंने कितना अपना IP जो है वो देना है। और सेकेंडली से एक पॉइंट ये भी निकलता है कि अपने प्रोडक्ट को आप कस्टमर के करीब करो, पिवट करो। लेट्स से अगर आपकी इन्फ्लेशन हो रही है, कोई बंदा खाना खाना तो नहीं छोड़ा ना, वो एक नेसेसिटी है, तो आपका प्रोडक्ट भी इतना ज़रूरी हो कि इन्फ्लेशन के साथ लोग उसके लिए आप पैसा देने के लिए तैयार। बिल्कुल। अच्छा, एट द सेम टाइम थोड़ी सी हाइपोथेटिकल सिचुएशन लेके चलता हूँ, मेरे माइंड में बड़ी कन्फ्यूजन होती है। अगर आप बात करें फिनटेक की,
मैक्सिमम उनका ये होता है कि इंटरनेट पेनिट्रेशन बढ़ाएं. गवर्नमेंट को कहती है ब्रॉडबैंड के लिए आप फाइबर को थोड़ा सा एलसी और आईसी वगैरह के ऊपर या फिर इंपोर्ट के अंदर थोड़ा हमें रियायत दें. ये सब कुछ करने के बाद हाइपोथेटिकली 80% आपका अनबैंक्ड है, राइट? 80% के 80% हाइपोथेटिकल बात कर रहा हूँ, आपके बड़े प्लेयर्स जैस कैश इजी पैसा आके ना तमाम कस्टमर के पास आ जाता है, राइट? लेकिन इटसेल्फ क्या वो कंपनी प्रॉफिटेबल होगी? क्योंकि ये मेरा पहला कॉन्टेक्स्ट है, राइट? इसका काउंटर आर्गुमेंट में क्या दे रहा हूँ कि पाकिस्तान के अंदर आपका सेविंग टू जीडीपी रेशो कम है, सेविंग कम है, इन्वेस्टमेंट कम होगी, आपका इकोनॉमी एक्टिविटी होगी नहीं. अगर आपके पास पैसे हैं भी, आप क्या कर रहे हो? मैक्सिमम मैं बिल जमा करवा रहा हूँ, बाकी से कर रहा हूँ. अल्टीमेटली फ्रॉम देयर पर्सपेक्टिव आई वांट टू अंडरस्टैंड कि उनका बिजनेस मॉडल कैसे चलेगा. So you're talking about startups, right? Startups that have launched a business. How would they run their business model? मैं ये कह रहा हूँ कि लेट्स से इजी जितने भी फिनटेक के प्लेयर्स आपके, ठीक है, आपका 80% अभी बैंकिंग आपकी नहीं हुई, ठीक है, 80% जाके लेट्स से मैं और आप ये सारे जैस का शीशी पैसा पे आ जाते हैं, राइट? आने के बाद इनके पास इतने पैसे नहीं है क्योंकि मुल्क की इकोनॉमिक एक्टिविटी ठीक ही नहीं है. इनकी कितनी तंख्वाह होगी? 20,000 25,000, राइट? अब हर बंदा वो यूज कर रहा है, राइट? अब वो क्या काम कर रहा है कि अब पैसे तो आपके बिल भी फ्री में सबमिट हो रहे हैं. So if you know, I again, people find their niche, and if I had the answers, I would be doing it myself. But if you ask me where the opportunity lies, the opportunity is there even today. और वो opportunity कहाँ पर है? वो अब you have to think of a world beyond just payments for utilities. Let's move beyond that. ठीक है. Where else is cash being used? Estimated तकरीबन हमारी इकोनॉमी जो है वो तकरीबन ऑलमोस्ट 80% प्लस जो है ना वो इस वक्त कैश पे चल रही है. सो 80% प्लस जो वो कैश है वो कहाँ कहाँ यूज़ हो रही है? इट्स बीइंग यूज्ड इन अ लॉट ऑफ माइक्रो ट्रांजैक्शंस जो स्मॉल मर्चेंट्स आपके कर रहे हैं, सप्लाई चेन्स में आपके हो रही हैं. दोज आर हैपनिंग इन द लेंडिंग स्पेस जहाँ पर आपके छोटे छोटे लेंडर्स बैठे हुए हैं. दे आर हैपनिंग इन लिटिल फैक्ट्रीज जहाँ पर आपके जूते बन रहे हैं या कोई पेट्रोल पंप के उसने एम्प्लॉयज़ रखे हुए हैं. मतलब द सैलरीज डिस्पर्स हो रही हैं. There are many opportunities for digitizing cash. बहुत ज़्यादा. और ये एक प्रॉब्लम भी है because cash has a cost. It requires management, it requires handling, और उसकी वजह से cash is actually expensive, cash की transaction. So अगर ये अपॉर्चुनिटी आज एग्जिस्ट करती है, आपकी इतनी बड़ी इकोनॉमी जो है वो इस वक्त कैश पर मूव कर रही है, आई थिंक कि फिनटेक्स के लिए अगर वो स्पेशलाइज करती हैं बहुत स्पेस है. देयर इज स्पेस फॉर देम टू एक्सप्लोर सप्लाई चेन, पेरोल. there is a space for them in the FMCG area, in distribution. बहुत अपॉर्चुनिटी. चलें B2B के अंदर समझ आता है. अगर आपके पास एक कंज्यूमर है, आपका यूज कर रहा है, तो उसकी आप क्रेडिट हिस्ट्री बना के उसको लोन दे सकते हो, राइट? लेकिन B2C के अंदर वो जाके कैसे मार्जिन को प्ले करेगा? So B2C is a tricky area. B2C I would say, क्योंकि मेरा ये है कि अगर इतना पोटेंशियल होता ना तो आपके कमर्शियल बैंक ने छोड़ा ना होता, वो जाके मार्केट कैप्चर कर चुके होते. 80% का वो पैसा एक तरफ, 20% से अच्छा खासा वो रेवेन्यू बना रहे हैं. नहीं, तो बैंक को जरूरत ही नहीं है. I would agree कि देखिए फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ फिनटेक और इवन आप डिजिटल बैंकिंग ले लें, कमर्शियल बैंकिंग ले लें, आपको बड़ा केयरफुल होना पड़ता है, स्पेशली इन दिस एनवायरनमेंट, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, कि भाई इज there was a product around lending जो अभी भी चल रहा है वैसे. कुछ बड़े बड़े प्लेयर्स ने लॉन्च किया था जो B2C लेंडिंग है, कि आपने अकाउंट क्रिएट किया और नैनो लोन्स उसके ऊपर आप इशू कर रहे हैं. अब दैट प्रोडक्ट इज़ अ रिस्की वन बिकॉज आपका कॉस्ट ऑफ कैपिटल हाई है इस वक्त. इज दिस द टाइम, रियली बेस्ट टाइम फॉर अ B2C प्ले? आई डोंट नो, मे बी. The people जो कर रहे हैं वो कहते हैं कि जी हमारे बड़े अच्छे रिजल्ट्स आ रहे हैं. It's possible. I would be careful. I would be careful right now of taking exposure on my balance sheet, risk on my balance sheet, because maybe this is the time to be slightly more conservative and protect your business from risk. अब यही वो fiscal discipline वाली बात है कि anything that looks shiny and bright is not necessarily the right thing to go for. आपको थोड़ा सा फिस्कल डिसिप्लिन अप्लाई करना होता है, where you have to think through कि यार ओके, is this business model sound? You want to take risk? Hedge it. थोड़ा सा ring fence कर लें. Don't expose your entire business model to it. वो जो ring fenced risk है उसको फिर स्टडी करें, उससे लर्निंग्स लें, और अगर आपको लगता है कि
you can play in this space, go ahead. I mean, maybe I'm completely wrong. Maybe even in this environment, a lending play is a great one. अच्छा, But थोड़ा सा इस पे इसी बात को कनेक्ट करते हुए आगे चलते हैं बैंक का रोल, क्योंकि आई वाज समवेयर रीडिंग के बैंक के जो मैक्सिमम प्रॉफिट होते हैं ना 80 या 70% वो गवर्नमेंट से आ रहे हैं। उन्हें गवर्नमेंट को एक सिक्योर लोन दिया हुआ है, उस पर इंटरेस्ट आ रहा है और बैंक अच्छा खासा प्रॉफिटेबल है। अगर वो इंटरेस्ट सम हाउ ख़त्म हो जाए या फिर अभी पाकिस्तान का हालात ख़राब है ना, डाउन द लाइन जाके शायद बेहतर हो जाए, तो कहीं ना कहीं अगर बैंक भी जाके इनोवेशन का जो स्पेस है ना, रूम है, फ्रॉम माय पर्सपेक्टिव बड़ा कम है कमर्शियल बैंक के अंदर। वो जाके बाकी सेगमेंट्स देख ही नहीं रहा, क्योंकि बैंक के पास मसल्स है, वो आएगा तो अच्छे यूज केस बना सकता है रेदर देन जो जो नए फिनटेक आए हुए हैं। तो व्हाट्स योर पर्सपेक्टिव कि बैंक का कैसा रोल होना चाहिए? क्योंकि आज मैं एक रिपोर्ट पढ़ा था 85% आपकी मेरे ख्याल से पेपर बेस्ड इकॉनमी और 15% लास्ट ईयर फिजिकल ईयर के अंदर आपका डिजिटल आपकी ट्रांजेक्शन हुई है। तो फ्रॉम बैंक व्हाट शुड बैंक डू डिफरेंट कि ये आपका ये जो है प्रोपोर्शन उसको टैप कर ले? देखिए, बैंक का जो सबसे बड़ा रोल होता है ना, रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, इज टू प्रोटेक्ट द डिपॉजिटर्स मनी। दे वेरी रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। और फिर बैंक्स होते हैं तकरीबन हर इकोनॉमी की रीढ़ की हड्डी होते हैं। बैंक्स अगर हिल जाएं तो इकोनॉमी शेक हो जाती है। तो आई थिंक दैट्स वाई अभी आप इस वक्त देखेंगे कि बैंक्स आर बीइंग रिलेटिवली कंजर्वेटिव, and I think to some extent they're right to do so. In an environment which is so volatile right now, or globally आपको पता है कि इस वक्त slow down हुआ है, so I think they're maintaining a conservative view, and I think it's okay for the time being. लेकिन ये अब environment जो है ये forever भी नहीं रहेगी. So हमें ये पता है कि whether it's next year or the year after, interest rates will change because we have to go back into a growth phase. इस वक्त consolidation हो रही है, हमारी economy जो है उसको ठीक करने की कोशिश हो रही है। फिर उसके बाद you go back into a growth stage, and that is where I think you will see economic activity picking up again, and different kinds of intervention starting to happen again. But for the time being, I think you'll see कि थोड़ा सा इस वक्त it's going to be a slightly conservative अच्छा, approach. what I have comprehended from your conversation कि अभी फिनटेक के लिए in your perspective you might be wrong कि अभी आप B2B में फोकस करो, B2C की अभी मार्केट अभी इतनी मेच्योर नहीं हुई। देखिए, that's my perspective. मैं गलत हो सकता हूँ, मैं गलत हो सकता हूँ, लेकिन आई थिंक अगर 2 साल पुरानी मार्केट देखें और आज की मार्केट देखें, मेरा ख्याल है कि फिनटेक्स जो है वो दे शुड हेज देयर रिस्क। डोंट अभी रिस्क ना लें, अभी अपने आप को एक मैस मार्केट प्ले में एक्सपोज ना करें। और अगर करना है, हो सकता है कि देर आर प्रोडक्ट्स दैट दे वांट टू टेस्ट आउट। आई वुड से जस्ट रिंग फेंस दैट रिस्क। जरूर करें, उसे टेस्ट करें, लेकिन रिंग फेंस कर ले, अपने बाकी बिजनेस को जो है वो थोड़ा सा लो रिस्क मॉडल पर चलाएं। अच्छा, गिवन द पर्सपेक्टिव जो मुल्क के हालात हैं, फिनटेक की ग्रोथ है, मोबाइल पेनिट्रेशन बढ़ रही है, हाउ डू यू सी द फ्यूचर ऑफ पाकिस्तान? डिजिटल पाकिस्तान हमने बनाने का एक गवर्नमेंट का नारा था, तो कितना एक इम्पैक्ट पे वो हैम्पर हो गई है उसकी ग्रोथ, और कब तक हम अचीव कर पाएंगे प्रैक्टिकल फ्रॉम योर पर्सपेक्टिव गिवन द सर्कमस्टांसेस? देखिए, ये जो है ना, इट्स अ जर्नी, और इसमें इमीडिएट रिजल्ट्स एक्सपेक्ट करना भी मुश्किल है, बिकॉज Pakistan is a huge country, in terms of population, and वो population बड़ी diverse, dispersed geographically, culturally, economically, and also education levels बहुत dispersed है. So कोई एक solution जो है ना वो पूरी मुल्क को address नहीं कर सकती. And I think this is going to be multiple battles fought at the front line, at multiple front lines around the country by multiple players. So ये fintechs, इसीलिए मैं कहता हूँ कि they are so necessary for the country, because these are bright young people who are trying to solve local problems locally, and because of their efforts, शायद वो हो सकता है एक इंच गेन करते करते करते, and then you suddenly see a big shift happen in the country. I think digitization is inevitable. Pakistan की necessity है, in fact. We need to not just get digitized when it comes to cash, but also there are so many processes which engage the citizen that could have been digitized a long time ago. आप वो देखें, लाइनें सिर्फ जो है वो बैंकों के बाहर नहीं लगती, लाइनें जो है वो गवर्नमेंट के कौन कौन से दफ्तरों के बाहर लगती हैं, जहाँ पर लोग कागज़ लेके इतने बड़े थद्दे जो है वो खड़े होते हैं. I mean, why are we putting our population, our country through, just, work which is no value add?
free up that time to do something अच्छा, else. इसके अलावा भी ना एक कंज्यूमर बिहेवियर होता है कस्टमर का, ठीक है, पाकिस्तान में चले लोगों ने चेंज कर लिया, अब ऑनलाइन शॉपिंग वगैरह लोग कर रहे होते हैं, राइट, जो कि शायद कोविड ने बड़ा इम्पैक्ट डाला, लेकिन स्टिल अभी भी आपकी जो फिनटेक के साथ अगर बैठो किसी फाउंडर के साथ, वो कहेंगे यार अभी तक कैश ऑन डिलीवरी बहुत ज़्यादा 85% Yes, है, correct. हमारे पास उसका पैसा या फिर वापस जाके इक्विपमेंट आपका जो शिपमेंट है वापस कर देते हैं, तो वो सिस्टम वाइबल नहीं है। तो कहाँ पे गलत चाक हो रहा है, कैसे वो चीज़ ट्रस्ट लेके आ सके, इवन अच्छा, कि अगर हाँ. मैं और आप भी करें 10, अगर हम ऑनलाइन ऑर्डर करें, शायद उसमें से जो ज़्यादा एक्सपेंसिव है 10,000 की जा रही है, यार कैश ऑन डिलीवरी देखूंगा, तो वो कहाँ पे बेहतरी हो सकती है? वेरी गुड क्वेश्चन, एंड इसको जवाब मैं आपसे ही अभी निकलवा लेता हूँ. आप मुझे बताएं, आपने खुद ही कह दिया, आपने कहा कि 10,000 या ज़्यादा की शॉपिंग होगी तो आप कहेंगे कैश ऑन कैश ऑन डिलीवरी. डिलीवरी, क्यों करेंगे? ट्रस्ट फैक्टर माइट बी। एग्जैक्टली. अब सिचुएशन ये है कि आज आपके मल्टीपल पेमेंट ऑप्शंस अवेलेबल हैं, लेकिन ई कॉमर्स जो है वो डोमिनेटेड है बाय कैश ऑन डिलीवरी, मे बी 80% प्लस. एक वक्त तो मैंने सुना था कि 92% जो 86% अभी स्टैट्स इट्स क्वाइट हाई. इट्स क्वाइट हाई. एंड दिस इज डिस्पाइट द फैक्ट दैट इट्स एक्सट्रीमली इनकन्वीनियंट. इवन अगर आप कॉल कोरियर कंपनीज होती हैं, जो सॉरी कोरियर कंपनीज होती हैं डिलीवरी की जो होती हैं, वो उनसे आप बात करें कि भाई आप व्हाट वुड यू प्रेफर, दे विल टेल यू कि वी प्रेफर कि भाई आप डिजिटल कैश पे कर चुके हो, हम आपको प्रोडक्ट दें, बिकॉज कैश मैनेजमेंट इज डिफिकल्ट. वो उनके राइडर्स जो हैं वो दे कैन गेट रॉब्ड, दे कैन हैव एन एक्सीडेंट, मल्टीपल थिंग्स कैन हैपन. सो हो क्यों नहीं रहा? हो इसलिए नहीं रहा क्योंकि हमारा पाकिस्तान में इस वक्त आई थिंक स्टैंडर्डाइजेशन, कंज्यूमर प्रोटेक्शन, ये चीज़ें हैं कुछ जो इम्प्रूव होने वाली हैं. सो ट्रस्ट का फैक्टर जो आपने खुद ही यू यूज द वर्ड, द कंज्यूमर हैज़ टू बी एबल टू ट्रस्ट कि व्हाट आई एम पेइंग फॉर आई विल गेट द क्वालिटी दैट वाज एडवर्टाइज्ड, आई विल गेट द क्वांटिटी, एंड अगर मुझे कोई प्रॉब्लम हुई तो मुझे रिटर्न में इशू नहीं होगा, मेरे पैसे नहीं फंसेंगे. तो ये जब इशू आप सॉल्व कर देते हैं, आप यही देखें ना, आज लेट्स टेक अ नेम लाइक Amazon. You order something off Amazon, you can be sitting in Pakistan and you order it from the US, but you are willing to pay, upfront. Why? Just because of your experience with them. मेरे साथ भी अक्सर इस तरह हुआ है कि वो किताबें उनसे मैंने ऑर्डर की, अब तो खैर नहीं करता तो, लेकिन जब जिस ज़माने में करता था तो किताब जो है वो नहीं डिलीवर हुई. मैंने उनको ईमेल की कि जी महीना गुजर गया, वो किताब नहीं आई, तो उन्होंने दोबारा डिस्पैच कर दी विदाउट आस्किंग मी अ क्वेश्चन, दोबारा डिस्पैच कर दी. और एक दफ़ा तो ऐसा हुआ कि जो उन्होंने डिस्पैच की उसके कुछ दिनों के बाद जो है जो ओरिजिनल था वो भी पहुंच गया. तो आई रोट टू देम, आई सेड कि जी ये आपने सॉरी मेरी मिस्टेक है, मैंने आपको कहा था नहीं पहुंची, वो पहुंच गई, ज़रा डिले के साथ आई है, तो वो दूसरी भी किताब आपकी आ गई है, तो मुझे बताएं मैं आपको वापस कैसे करूँ. तो दे रोट मी एन ईमेल, दे सेड कि नहीं आप वापस ना करें, आप उसको जो आप करना चाहते हैं, आप डोनेट करना चाहते हैं आप कर दें. तो वो मैं किसी लाइब्रेरी में जाके दूसरी किताब जो डोनेट कर दी. तो बिकॉज ऑफ दैट एक्सपीरियंस आज देखें मैं इस कॉन्वर्जेशन में आपको वो चीज़ कोट कर रहा हूँ विच हैपेंड लाइक 10 years ago, एंड आई हैव अ ट्रस्ट विद देम. मैं आज भी अगर मैं उनसे ऑर्डर करूँगा, आई हैव नो प्रॉब्लम्स पेइंग अप फ्रंट. बट then unfortunately this is not the experience with all e-com websites, and this is where I think as a nation we have a responsibility कि अगर हम वो प्रोग्रेस करना चाहते हैं ना, we can't keep waiting for other people to come and do this for us. ये तो आपके अपना it's your promise to your customer. You just need to keep that promise और make it easy for your customer. आप एक एक ट्रांजैक्शन ना सोचें, आप रिलेशनशिप बनाएं कस्टमर के साथ. वो कस्टमर आपके पास इज वेरी बहुत इंपॉर्टेंट कि जरूरी. आपने अगर ब्रांड बिल्ड करना है, कस्टमर की पूरी जर्नी होती है कि उसके जब ऑर्डर किया था तो क्या वो चीज़ें ठीक डिस्प्ले हो रही थी, उसके बाद जब उसने कार्ट में डाला तो वहाँ पे कोई ग्लिच तो नहीं आया, उसके बाद आफ्टर इवन के जो प्रोडक्ट यूज़ करे उसके बाद जाके फीडबैक लें, बड़ा इंपॉर्टेंट है वो. बहुत इंपॉर्टेंट है. और देखें इसमें आप जो थिंकिंग है ना, जो शिफ्ट है, वो है ट्रांजैक्शन से रिलेशनशिप पे. ट्रांजैक्शन जब तक आप सोच रहे होते हैं तो आप कहते हैं कि यार ये मैंने एक प्याली बेचनी है, इसको किसी तरीके से भी ना मैं इस बंदे को बेच दूं, मेरे आज के 4 पैसे बन जाए और उसके बाद देखेंगे अगले दिन. रिलेशनशिप क्या है? रिलेशनशिप इज कि यार आई वांट टू सिट विद दिस कस्टमर एंड बिल्ड अ लॉन्गर टर्म रिलेशनशिप. ये प्याली मैं तुम्हें क्या आपको प्याली क्या देता हूँ, मैं इसके साथ चाय भी दे देता हूँ, बैठो मेरे साथ बात करो. That builds that relationship that the customer wants to come back to you year after year after year. And then you're not thinking about, अगली ट्रांजैक्शन में कहाँ से पकड़ के लेके आऊँ. You're thinking कि यार ये मेरी एक कस्टमर बेस है, लॉयल है, मेरे साथ खरीदती है, मैं इनके लिए और क्या कर सकता हूँ. तो ये चीज़ जो है ना, अनफॉर्चुनेटली अभी हम इवॉल्व कर रहे हैं, पहुंच जाएंगे एक दिन, लेकिन ये वो ट्रस्ट वाला जो गैप है ना, दिस इज वेयर इट हर्ट्स अस.
ठीक। अच्छा, लास्ट में ये बताएं, माशाल्लाह से आपकी जो करियर की जर्नी है वो काफ़ी एस्टाउंडिंग है अगर फॉर द यंग प्रोफेशनल। अगर कोई बंदा एंड अप करना चाहता है सी लेवल के ऊपर या फिर प्रोफेशनली अच्छा परफॉर्म करना चाहता है, तो क्या एडवाइस होगी आपकी? क्या स्किल वो एक्वायर करे गिवन द इस 2023 के अंदर? देखिए, मैं यही कहूँगा हर एक को कि अब एक तो यू हैव टू हैव फेथ। वो बड़ी ज़रूरी है कि आप याद रखें कि रिस्क आपका जो है ना वो लिखा हुआ है। हसूल उसका जो है वो आप पर डिपेंड करता है, किस तरीके से आप उसको अपने पास लेके आते हैं। एक्सपेरिमेंट करें यंग एज में, डोंट बी अफ्रेड टू टेक रिस्क। व्हेन आप ग्रेजुएट करते हैं, 20s में हैं, बहुत जल्दी डोंट सेटल डाउन इन योर माइंड कि मैंने सारी जिंदगी यही करना है, अनलेस यू आर वेरी श्योर। Figure out, try different things. Maybe you want to try your hand at few different industries. Maybe you want to try your hand at a business. आपके पास कोई 28, 29, 30 तक, मेरे अपना अंदाजे से, you've got room to fail many times. And then, figure out what you're good at, because it takes us time. बहुत कम लोग हैं जो इतने लकी होते हैं कि यूनिवर्सिटी से निकलते ही उनको पता होता है कि यार दिस इज़ व्हाट आई वांट टू डू। और हैं ऐसे, मेरे बैच में भी थे जो उस वक्त भी सीएस के गुरुज थे, और वो जब तक वो हॉस्टल के अंदर बैठे हुए थे उन्होंने कंप्यूटर डिसमेंटल किया होता था और वो हैकिंग कर रहे होते थे लेफ्ट राइट सेंटर। वो जब ग्रेजुएट हुए तो फिर उसके बाद वो माइक्रोसॉफ्ट और एप्पल और वो बड़ी कोई जगह पर ही गए वो, बट दे वर श्योर राइट फ्रॉम द स्टार्ट। द रेस्ट ऑफ अस ऑर्डिनरी फोक्स, we don't typically know what we want to do. It takes us a little time to figure out. So give yourself that time. Don't be in a hurry. And once you have sort of figured out what you're good at and what you want to do with your life, then उसमें दिल लगाएं यार। जिसमें दिल नहीं लगता ना उसमें आप एक्सेल नहीं कर सकते। और एक्सेल आप करेंगे, अजीब व गरीब कोई चीज़ आपको पसंद आ जाएगी, लेकिन आप उसमें एक्सेल कर जाएंगे बिकॉज इट अपील टू यू फॉर सम रीजन। सो दैट वुड बी माई एडवाइस। डोंट बी अफ्रेड टू टेक रिस्क and figure out what you're good at. नहीं, वेरी वेल सेड। क्योंकि अगर कुछ बड़ा करना है तो मेरे ख्याल से स्टीव जॉब्स ने कहा था कि यू नीड टू हैव अ फेथ फॉर अ लार्ज अमाउंट ऑफ टाइम, कि आप फेलियर होगा आपने सस्टेन करना है। तो वो बड़ा बुरा लगता है और लोग मेरे ख्याल से आइसबर्ग की टिप ही देख रहे होते हैं। बिल्कुल यही होता है। फेलियर से डरे मत, लेकिन वही बात, नो व्हेन टू टर्न। ये ना हो कि आप सारी जिंदगी जो है उसी एक ख्वाब के पीछे लगाते हैं। समटाइम्स you maybe you grow out of it. You realize कि यार अच्छा नहीं, अब मुझे कुछ और करना है। तो बड़े मज़े की आपके साथ गुफ्तगू लगी। आपने हमें MIT लेके गए, फ्रांस लेके गए, इनफैक्ट फिर हम फिनटेक और बैंकिंग सेक्टर के अंदर भी आए। लास्ट में बड़े मज़े की स्टोरी सुनी जो कि कीनिया के अंदर जब जो आपकी मेट थी, तो इस तरह के यूज़ केस वगैरह बन रहे होते हैं। आई होप कि ऑडियंस को भी ये चीज़ें पसंद आएंगी। एंड वी ट्राइड के चीज़ें जो है ना बड़ा आपकी जनरल स्टोरी को देखा जाए, क्योंकि जब हम गूगल करते होते हैं आपके बारे में चीज़ें आती हैं, लेकिन जो पर्सन जो स्ट्रगल थी ना वो नज़र नहीं आ रही होती है। फॉर एग्जांपल आप हम ये देखते हैं ये सी लेवल बंदा बैठा हुआ है, ये बंदा जाके कॉन्फ्रेंस में जाके बोल रहा है MIT पे गया कैसे, जैसे आपने बताया कि वो मोटिवेशन कि एटलीस्ट यू हैड दैट पैशन कि यार ठीक है $110,000 हो जाएगा बाद में। वो हिम्मत और करेज वो इतनी आसान नहीं होता। तो ऑडियंस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर पॉडकास्ट। इफ यू वांट टू वॉच मोर पॉडकास्ट लाइक दिस देन प्लीज टेक नेट इन। खुदा हाफिज़, टिल द नेक्स्ट एपिसोड।